उसके पहले हमें डेटा में कुछ चेंजेस करने होते हैं, और चेंजेस करने के बाद में हम उस पर एएनएम लगाते हैं। तो अभी वो चेंजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, और क्यों हम एएनएम को डायरेक्टली इमेज डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसका क्या रीजन है, ये सारा का सारा अभी हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका इमेज होता है, इमेज आपका बना होता है पिक्सल से। तो पिक्सल क्या है आपका, ये इस तरीके से ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी अगर आप जब पुराने जमाने के टीवी आपने देखा होगा, तो उसके जो वो बड़े वाले पिक्चर ट्यूब वाले होते थे टीवी, बरोबर। तो अगर उसके पास में अगर आप जाते थे, खड़े होते थे, तो आपको वो ऐसे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता था, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक दिखाई देते थे आपको। और उन ब्लॉक के अंदर भी अगर आप खुद पास में जाकर देखते थे, तो ऐसे 3 कलर दिखाई देते थे आपको, रेड ग्रीन ब्लू। तो बेसिकली क्या है कि वो होता, वो जो ब्लॉक होते थे वो आपके पिक्सल्स होते थे। अभी हमें वो पिक्सल्स क्यों दिखाई देते थे, क्योंकि क्योंकि उनका जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन काफी आपका क्या था, छोटा हुआ करता था, यानी रेजोल्यूशन काफी कम हुआ करता था। रेजोल्यूशन कम होने की वजह से क्या कि वो हमें ब्लॉक दिखाई देते थे। अभी आपने ये देखा होगा, मारियो सभी ने खेला है बचपन में, राइट? तो यस। मारियो का, तो ये इस तरीके से आपका मारियो का आपको दिखता था ना, ये इस तरीके से चलता था मारियो वगैरह आपका। तो बेसिकली ये जो आपके पिक्सल से बना हुआ है ना, तो अभी आप यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये शार्प एजेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। शार्प एजेस क्यों दिख रही है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन काफी कम है आपके मारियो का, है ना। मारियो का जो इमेज आप बना रहे हो यहाँ पे, उसका रेजोल्यूशन काफी काफी छोटा रखा। अभी रेजोल्यूशन क्या है, आपने बार बार सुना होगा, रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन है। तो जैसे एच डी अल्ट्रा एच डी आपने सुना होगा। तो बेसिकली क्या है, ये होता है काउंट ऑफ पिक्सल। इसका मतलब है कि आपका जो इमेज है, कितने कितने पिक्सल से बना हुआ है, दैट इज योर रेजोल्यूशन, राइट। सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लैपटॉप स्क्रीन, तो जनरली फॉर लैपटॉप स्क्रीन वी हैव लाइक we use 15 inches laptop, right, generally. So for 15 inches laptop we have resolution around 1366 by 768, right? And if we multiply 1366 by 768, so it will come around 10 lakh. That means one image that we form, that is formed on the laptop screen, having count of pixel around 10 lakh, यानी कि जो लैपटॉप स्क्रीन पे जो इमेज बन रहा है, उसका जो वो जो इमेज बन रहा है वो अराउंड 10 लाख से भी ज्यादा पिक्सल्स से बन रहा है। इमेजिन कीजिए आप 10 लाख से, यानी अभी भी आपके अगर आप लैपटॉप स्क्रीन के पास में जाओगे, तो यू आर एबल टू लाइक सी द ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, बट दैट इज नॉट लाइक, pixel size is very small, so you cannot easily recognize the grid like structure, but still the grid like structure is present in your laptop screen, right? अभी भी वो है, लेकिन अभी वो रेजोल्यूशन बढ़ने के कारण क्या है कि आप उसको आपके आंखों से देख नहीं पा रहे हो, बरोबर। अभी जो आपका 1366 by 768 का जो आपका रेजोल्यूशन है, वो कैसा है कि आपका जो विड्थ है लैपटॉप का, वो आपका 1366 है, और जो हाइट है आपका वो 768 है। इस तरीके से आपका होता है। अभी आपका जो पिक्सल होता है, उसका अंदर एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी 3 प्राइमरी कलर उठाते हो, जनरली आपका रेड ग्रीन ब्लू होता है, और अभी अगर आप उसके ब्राइटनेस इंटेंसिटी में, कलर इंटेंसिटी में अगर आप चेंजेस करते हो, तो यू कैन फॉर्म एनी कलर, आप कोई भी कलर बना सकते हो। अभी ये ब्राइटनेस इंटेंसिटी क्या होता है, कलर इंटेंसिटी क्या होता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा कि आरजीबी स्केल होता है, आरजीबी फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली जो आपके कलर इमेजेस होते हैं वो आरजीबी स्केल पे बने होते हैं, या फिर आरजीबी फॉर्मेट बने होते हैं। तो अभी जो आपके आरजीबी स्केल होता है, उसमें आपके 3 प्राइमरी कलर होते हैं। उनको से 3 प्राइमरी कलर रहेंगे, रेड ग्रीन ब्लू। इस तरीके से आपके 3 प्राइमरी कलर होते हैं। इसका जो रेंज है वो क्या है आपका, 0 to 255 का रेंज होता है आपका। इसका क्या होता है, 0 to 255 का रेंज होता है। अभी 0 का मतलब होता है ब्लैक कलर, मतलब नो ब्राइटनेस, और 255 का मतलब होता है व्हाइट, मतलब फुल ब्राइटनेस। ठीक है, तो अभी ये आरजीबी स्केल बेसिकली काम कैसे करता है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास में आरजीबी स्लाइडर करके एक चीज है, उससे हम देख सकते हैं आरजीबी स्लाइडर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, तो जो रेड कलर को मैंने सेट किया वो 0 पे सेट किया है, ग्रीन को मैंने 0 पे सेट किया, ब्लू को भी मैंने 0 पे सेट किया। अभी जब मेरे सारे कलर 0 पे सेट है, तो कलर कौन सा बन रहा है, मेरा ब्लैक बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको,
ब्लैक कलर बताया था, मतलब नो ब्राइटनेस, यहाँ पे कोई ब्राइटनेस नहीं है, तो ये आपका ब्लैक कलर बन रहा है। अभी अगर मैं सभी कलर को 255 पे सेट कर दूं तो व्हाइट बनना चाहिए, बरोबर। देखते व्हाइट बनता है क्या। अभी मैं यहाँ पे कहा गया, हाँ। अभी मैं सभी को यहाँ पे 255 पे सेट करता हूँ। जैसे इसको मैंने समझो 25 पे सेट किया, इसको भी मैं 25 पे सेट कर रहा हूँ, ग्रीन ब्लू को मैं, तो 15 आपका। अभी मैंने क्या किया, रेड ग्रीन ब्लू को मैंने फुल ब्राइटनेस पे सेट करके रखा हुआ है, यानी कि 255 पे सेट करके रखा है। तो आपका कलर कौन सा, रिजल्टेंट कलर कौन सा बन रहा है आपका, व्हाइट। रिजल्टेंट कलर कौन सा बन रहा है आपका, व्हाइट। तो अभी अगर मुझे कोई भी कलर फॉर्म करना है तो मुझे क्या करना है, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे समझो मैं अभी इस तरीके से समथिंग कुछ कलर बना रहा हूँ मैं, समझो मुझे ये लाइट ग्रीन कलर चाहिए मुझे इस तरीके से। तो लाइट ग्रीन कलर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे रेड को 101 पे सेट करना है, ग्रीन को 160 पे सेट करना है, ब्लू को 71 पे सेट करना है। इस तरीके से मैं ग्रीन कलर बना रहा हूँ। और यही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप कैसा आपका कलर इमेज बनता है। बेसिकली जो भी आपके जितने भी आपके कलर इमेज बने हुए हैं, वो सारे के सारे आपके इसी चीज पर काम करते हैं। जो आप लैपटॉप स्क्रीन पर भी जो आप स्क्रीन देख रहे हो, वो भी आपका इसी बेसिस पे बना हुआ है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपका ये तो कलर इमेज हो गया। अभी आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपका ग्रे स्केल में बना होता है। ठीक है, तो ग्रे स्केल में क्या है कि प्राइमरी कलर कितने होते हैं आपके, एक ही प्राइमरी कलर होता है आपका ग्रे स्केल में। हाँ, और होता है ब्लैक। और आपका अगेन इसका जो रेंज रहेगा वो क्या है, 0 to 255 होता है। 0 का मतलब होता है ब्लैक, मतलब नो ब्राइटनेस, नो ब्राइटनेस। और 255 का मतलब होता है व्हाइट, मतलब फुल ब्राइटनेस। और अब इन बिटवीन 0 to 255 अगर आप देखोगे तो होता है शेड्स ऑफ ग्रे कलर, शेड्स ऑफ ग्रे कलर, राइट। तो अभी अगर आपको समझो इस तरीके से प्लस साइन बनाना है आपको, इस तरीके से प्लस साइन बनाना है, और आपका 3x3 का सपोज मैट्रिक्स है, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब आपके इसमें कितने, 3 या 9, 9 टोटल पिक्सल्स की वैल्यूज है। तो अभी आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाना है आपको इस तरीके से प्लस, तो आपका कैसे बनेगा, आपका कैसे पिक्सल वैल्यू रहेंगी इस तरीके से। आपके जो कॉर्नर के जो पिक्सल्स की वैल्यू रहेगी वो 255 पे सेट करोगे आप, और जो आपके बीच के जो वैल्यूज रहेंगी ये आपका 0 0 पे सेट करोगे आप। तो बन जाएगा आपका कलर ब्लैक एंड, ये इस तरीके से प्लस साइन बना सकोगे आप, राइट। अभी यही इमेज अगर आपको कलर इमेज में बनाना है, कलर इमेज, तो कलर इमेज में क्या होगा, अभी चेंजेस क्या होंगे, हर एक पिक्सल में आपको 3 3 वैल्यू रहेंगी आपकी। अभी रेड के लिए अलग से रहेंगी, ग्रीन के लिए अलग से रहेंगी, ब्लू के लिए अलग से रहेंगी, राइट। रेड के लिए अलग से, ग्रीन के लिए अलग से, ब्लू के लिए अलग से। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि आपके पिक्सल में 3 वैल्यू है, इसका मतलब अभी आपके जो नंबर ऑफ पिक्सल रहेंगे वो आपके इसमें 3 into 3 into 3 हो जाएंगे अभी। क्यों, क्योंकि आपके इसमें 3 वैल्यूज है अभी, हर एक पिक्सल के अंदर 3 वैल्यूज है, तो इसमें नंबर ऑफ पिक्सल का जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा आपका। यानी कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे देखोगे आप तो 3 3 या 9, यानी 9 पिक्सल की वैल्यूज है आपकी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 3 into 3 into 3 करके 27 आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी अभी। समझे मेरी बात, तो ये इस तरीके से कलर। तो अभी अगर आपको समझे ये प्लस साइन सेम अगर आपको कलर इमेज बनाना है तो क्या होगा, आप कॉर्नर के जो वैल्यूज रहेंगी रेड ग्रीन ब्लू के लिए वो आप 255 पे सेट करोगे, रेड भी 255 पे, ग्रीन भी 255 पे, ब्लू भी 25 पे, और आपका ये होगा। और आप जो बीच बीच में के जो पिक्सल्स है उसको आप क्या करोगे, रेड को भी 0 पे सेट करोगे, ग्रीन को भी 0 पे करोगे, और ब्लू को भी 0 पे करोगे, और आपका इस तरीके से आप प्लस साइन बनाओगे। अभी जब भी आप इमेज डेटा पे काम कर रहे होते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो तो इस केस में क्या होता है कि जितने भी आपके पिक्सल बन रहे हैं, हर एक पिक्सल एज अ इंडिविजुअल फीचर की तरह वर्क करता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप 3x3 का इमेज उठा रहे हो और वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आपका कितने कितने फीचर बन रहे हैं आपके, यानी कितने पिक्सल आपके 9, और कितने फीचर बनेंगे, 9 फीचर बनेंगे। लेकिन अगर आप 3x3 का ही अगर आप लेते हो, इमेज उठाते हो, लेकिन वो अभी कलर इमेज है, तो आपके टोटल जो पिक्सल बन रहे हैं वो 27 बन रहा है, और इसका मतलब 27 फीचर बन रहा है आपके। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 27 फीचर तो आपके मशीन लर्निंग में भी होते हैं डेटा में, तो क्या है इसमें इतना। लेकिन ये जो आपका इमेज का
का आप एग्जाम्पल ले रहे हो, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसी इमेजेस होती है आपकी इतनी छोटी 3x3 4x4 ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में आपका जो रहेगा वो जो हमने लैपटॉप स्क्रीन का देखा था एग्जाम्पल, इतना बड़ा भी आपका रेजोल्यूशन हो सकता है। तो अभी अगर आपका इतना बड़ा रेजोल्यूशन है तो आपके पिक्सल का काउंट कितना जा रहा है, 10 लाख, 10 लाख से भी ज्यादा। और ये तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैं कोई इंटू 3 कर दूं तो ये होगा 30 लाख से भी ज्यादा फीचर बनेंगे आपके। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अगर इतना कर्सर डायमेंसिटी है, हाई कर्सर डायमेंसिटी है, मैं इस पे एरन लगा सकता हूँ क्या डायरेक्टली? मैं इस पे एरन लगा सकता हूँ डायरेक्टली, हाँ या ना? इसमें मैं एरन नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे ये वाला, तो ये क्या है, जैसे जैसे आपका अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ते रहे वैसे वैसे आपका एमएल भी परफॉर्म करता है, आपका डीएल भी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन एमएल क्या करता है, एमएल एक सर्टेन पॉइंट पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगा। अगर कंपेयर करोगे आप डीप लर्निंग पे तो वो कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म करेगा अमाउंट ऑफ, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ता है वैसे वैसे। लेकिन डीप लर्निंग भी क्या हो रहा है, एएनएन भी क्या हो रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है आफ्टर सर्टेन पॉइंट, वो भी स्टैग्नेंट हो रहा है। इसका मतलब हम कितना भी डेटा पास नहीं कर सकते हैं उनको, उसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कर्सर डायमेंसिटी वो लाखों में जा रही है, 30 लाख, 40 लाख, ऐसा इस तरीके से फीचर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इतना हेवी डेटा, अच्छा अभी तो मैंने कर्सर डायमेंसिटी की बात की, आपके रिकॉर्ड भी तो रहेंगे, आपके ऐसे 50,000 60,000 इमेजेस होते हैं, 1 लाख इमेजेस होते हैं आपके, तो रिकॉर्ड भी आपके बढ़ रहा है। तो इतना कॉम्प्लेक्स डेटा डायरेक्टली मैं एएनएन के थ्रू हैंडल नहीं कर सकता, और यही रीजन है कि सीएनएन को बनाया गया, यही रीजन है कि सीएनएन को बनाया गया। तो अभी सीएनएन आप बोलोगे सर अभी ये कैसे होता है, हैंडल कैसे करता है, अभी कैसे हम उसको बनाते हैं, एएनएन के लायक कैसे डेटा को बनाते हैं, तो हम ये सब चीजें आगे देखेंगे, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंटरव्यू में अगर आपको पूछ ले कि आप एएनएन को क्यों डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इमेज डेटा पे, तो आप बता पाओगे भाई अच्छे से, इसका एग्जांपल दे पाओगे अच्छे से यस एग्जांपल? सर। ठीक है। तो अभी ना यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपका डेप्थ ऑफ कलर है, कलर डेप्थ। ये कुछ नहीं होता है, अगर आप बेसिकली कलर डेप्थ और डेप्थ ऑफ कलर क्या होता है, कितने प्राइमरी कलर है आपके। तो अभी कलर इमेज में आपके कितने प्राइमरी कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, इसका मतलब वहां पे डेप्थ ऑफ कलर है, कलर डेप्थ कितना होगा आपका, 3 होगा। ब्लैक एंड व्हाइट में आपके कितना प्राइमरी कलर होता है, 1 होता है, इसका मतलब वहाँ पे कलर डेप्थ और डेप्थ ऑफ कलर कितना होगा, 1। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है आप इस तरीके से उसको दिखाते हो, 100x100x1 इस तरीके से मिलेगा, या फिर 100x100 भी आप दिखाते हो। अगर आपको आपका कलर इमेज दिखाना है, प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप 100x100x3 करोगे, और 100x100 आरजीबी भी लिखा होता है कई जगहों पे, ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, हाँ देखिए मैंने आपको वही बताया आपको कि 10, अगर लैपटॉप स्क्रीन कर लेते हो तो 30 लाख से भी ज्यादा फीचर बनते हैं आपके, तो इतना कॉम्प्लेक्स डेटा आपका एएनएन डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकता, ये रीजन है कि हमने सीएन को बनाया। तो बेसिकली सीएन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम 2 लेयर यूज करते हैं, एडिशनल 2 लेयर हम यूज करते हैं एएनएन के पहले। वो लेयर कौन सी होती है, पहला होता है कन्वोल्यूशनल लेयर और दूसरा होता है पूलिंग लेयर। तो कन्वोल्यूशनल लेयर बेसिकली क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज। जो भी आपके ओरिजिनल इमेज रहेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी आप बोलोगे सर ये फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, क्या है ये, हम सब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। पूलिंग लेयर का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ एक्सट्रैक्टेड फीचर। क्या कर रहा है वो, जो भी आपका एक्सट्रैक्टेड फीचर का साइज है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, बरोबर। तो अभी देखते हैं आगे। तो अभी क्या करते हैं, कन्वोल्यूशनल लेयर को हम पहले समझते हैं, ठीक है। मेरे पास में एक स्लाइड है, उसकी मदद से हम समझते हैं। एक मिनट, कहाँ है slide? यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये अभी कन्वोल्यूशनल लेयर बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है ये स्लाइड के मदद से हम समझते हैं। तो अभी यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक आपका कंगारू भाई साहब है, और वो कंगारू भाई साहब की आप क्या कर रहे हो, ओरिजिनल इमेज आपके पास में, आप उसकी आप अलग अलग इमेजेस बना रहे हो ना। कंगारू का फेस है आपके पास में, उसका आप अलग अलग आप इमेजेस बना रहे हो, अलग अलग लॉजिक यूज करके। जैसे आपके पहला लॉजिक आपने यूज किया गॉसियन ब्लर का, आपने गॉसियन ब्लर से आपने ब्लर इमेज बना दी। दूसरा आप लॉजिक यूज करो शार्पनिंग कर रहे हो आप बेसिकली, है ना। और तीसरा आपका एज डिटेक्शन का काम कर रहे हो आप। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे जो भी आप इमेजेस बना रहे हो वो एक दूसरे के साथ में अलग अलग है, यानी कि डिफरेंस है दोनों, हर 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 इमेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या लॉजिक हो सकता है, यानी क्या रीजन हो सकता है कि मैं अलग अलग इमेजेस बना रहा हूँ मेरे ओरिजिनल इमेज से। कौन बताएगा इसका पीछे का रीजन क्या हो सकता है? रोबस्ट बन जाएगा मॉडल। मॉडल रोबस्ट बन जाएगा कैसे? हम अब कैमरे से कोई भी पिक्चर ले तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। ब्लर भी आ गया ना तो भी कंगोरो दिखाएगा थोड़ा, मतलब दिख से निकाला, मैक्रो निकाला, एजेस दिखती, फिर भी कंगोरो ही दिखा देगा। सो बेसिकली क्या, हाँ तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हो। अब अभी मुझे बताइए, मशीन लर्निंग में आप फीचर सिलेक्शन टेक्निक लगा रहे थे, आप फीचर सिलेक्शन टेक्निक लगा रहे थे बरोबर। अभी वहां पे फीचर सिलेक्शन टेक्निक लगाने का क्या रीजन था आपके मशीन लर्निंग में, क्या रीजन था? जो भी डेटा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा की इंफॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, जिस भी फीचर में नहीं वही एक फीचर ले। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी मुझे बताइए, जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर करे, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है कि जो कौन सा वेरिएबल ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यानी कि कोरिलेशन, देखो इंफॉर्मेशन बनाना मतलब कोरिलेशन बना रहा है डायरेक्टली, ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल कोरिलेशन बनाएगा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली वो सिलेक्ट रखेंगे। तो अभी कौन सा वेरिएबल ज्यादा कोरिलेशन बनाएगा, एग्जांपल दे सकते हो? अच्छा मुझे बताइए, आपके जो ऐसे कॉलम होते हैं जैसे रो नंबर हो गया, आपका आईडी नंबर हो गया, या ऐसा कुछ, ऐसे ऐसे वेरिएबल आपके फीचर इंपॉर्टेंस में आते हैं क्या, सिलेक्शन में आते हैं क्या आपके? नहीं। क्यों नहीं आते? इसका रीजन ये है कि ऐसे वेरिएबल में होता ही नहीं है, वेरिएशन कुछ होता नहीं है ऐसे वेरिएबल, बरोबर। इसका मतलब हाईली कोरिलेटेड फीचर कौन रहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में जो वेरिएशन दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीचर सिलेक्शन टेक्निक होता है, फीचर सिलेक्शन टेक्निक एक आपको ऐसे लिस्ट ऑफ वेरिएबल आपको देगा जहां जो वेरिएबल हाई वेरिएशन शो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इसका मतलब ऐसा होता है कि समझो एक XYZ वेरिएबल है, उसमें अगर एक्स अमाउंट का चेंजेस होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ वाई अमाउंट का चेंजेस होगा, है ना। उसी को बोलेंगे कोरिलेशन। अगर समझो मेरे ऐसे वेरिएबल है जिसमें कुछ चेंजेस हो रहा है लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, मैं ऐसे वेरिएबल को क्यों चूज करूं, बरोबर। इसका मतलब जितना वेरिएशन रहेगा मेरे डेटा में उतना मेरा मॉडल अच्छा बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेक सेंस? यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अलग अलग इमेजेस बना रहा हूँ मेरे ओरिजिनल इमेज से। अभी किसी ने कहा कि जैसे अगर ब्लर इमेज में अगर मॉडल को ट्रेन करता हूँ तो अगर अनसेन डेटा में अगर ब्लर इमेज आ जाता है तो मेरा मॉडल उस समय अच्छा काम करेगा। अभी अगर सपोज मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसा लॉजिक लगा के मैं अलग अलग इमेजेस नहीं बना रहा हूँ, मैं सारा का सारा मॉडल मैंने ओरिजिनल इमेज में बिल्ड कर दिया मैंने, बरोबर। और अभी क्या हुआ कि सारा का सारा अच्छा डेटा उठा के मैंने बिल्ड कर दिया मॉडल को ओरिजिनल इमेज में, और अभी क्या रहा अनसेन डेटा में लिखा था ब्लर इमेज आ गया मेरा, तो ब्लर इमेज आ गया, कोई अलग अलग टाइप का इमेज आ गया, तो मेरा मॉडल उस समय अच्छा काम कर पाएगा क्या? मेरा मॉडल अच्छा काम कर पाएगा क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो अनसेन डेटा में जो अलग अलग एनोमलीज आती है मैंने उसमें मॉडल को बिल्ड नहीं किया, तो कैसे किस तरीके से प्रेडिक्शन देगा, प्रेडिक्शन ही देगा, है ना, प्रेडिक्शन ही देगा। यही रीजन है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे अलग अलग इमेजेस बनानी पड़ रही है मॉडल को बिल्ड करने से पहले, ठीक है। यही रीजन है कि मैं कन्वोल्यूशनल लेयर लगाता हूँ। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ठीक है आप दिखा रहे हो कि गॉसियन ब्लर का ये हो रहा है, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में फीचर एक्सट्रैक्शन होता कैसा है ये हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी मोर क्लैरिटी चाहिए, तो इसको अभी हम समझते हैं इस एनिमेशन को से। तो अभी यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो क्या है, अभी आपका जो ये ग्रीन विंडो दिख रही है कि आपका ओरिजिनल इमेज है, और जो आपका येलो विंडो दिख रहा है ये आपका है फिल्टर, ये आपका होता है फिल्टर। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फिल्टर होता है ये इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक आपका फीड हुआ रहता है,
बरोबर। और उस फिल्टर में आप क्या क्या करते हो, कुछ लॉजिक आप फिट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लिया है, तो जहां जहाँ पे ये फिल्टर जाके बैठ रहा है वो क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है वो आपके जो ओरिजिनल इमेज है उसके पिक्सल के साथ में, और एक नया पिक्सल का वैल्यू बना रहा है यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपका जो कन्वोल्व फीचर है वहां पे, बरोबर। तो अभी ये जो फिल्टर के अंदर लॉजिक होता है, ये लॉजिक वो कुछ भी यूज कर सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। जब भी आप कन्वोल्यूशनल लेयर पे काम कर रहे होते हो तो वहां पे आपको ना फिल्टर देने होते हैं। कितने फिल्टर चाहिए आपको, समझो फॉर एग्जाम्पल आप 6 फिल्टर दोगे तो इसका मतलब 6 फीचर बनेंगे आपके। अभी वो जो 6 फीचर आप बना रहे हो उनके पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या लॉजिक यूज कर रहा है आपका इंटरप्रेटर या फिर आपका सीएमएम, ये हम नहीं बता सकते, हम गेस नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ तो अलग अलग लॉजिक होता है, क्योंकि हाँ, जो भी इमेज बनाओगे आप वो अलग अलग बनेंगी, वो एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करेंगी, इतना तो फिक्स है। अच्छा मुझे बताओ, हमें लॉजिक से क्या लेने देना है, हमें तो वेरिएशन चाहिए डेटा में, हमें लॉजिक से क्या लेने देना है। अगर आपका वेरिएशन मिल रहा है तो सफिशिएंट है आपका, आपका मॉडल काम करेगा, आएगा, बरोबर। तो बेसिकली वही चीज होती है आपकी, बेसिकली वही चीज होती है, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो ठीक है आप दिखा रहे हो, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं, अभी भी फिर क्लैरिटी चाहिए मुझे। तो अभी क्या करता हूँ, ये छोड़िए, अभी हम हमारा एग्जांपल लेते हैं और हमारे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो अभी समझो कि ये मेरा ओरिजिनल इमेज है, जो आप देख रहे हो, ये ब्लैक, एक दिख रहा है ना, ब्लैक विंडो दिख रहा है, तो उसमें हमारा ओरिजिनल इमेज है, 4x4 का साइज है। उसमें पिक्सल की वैल्यू कैसी है, ABCDEFGHIJKLMNOP, इस तरीके से आपके पिक्सल की वैल्यू 4x4 का साइज है, बरोबर है। अभी इस पे आप क्या कर रहे हो, इस पे आप अभी फिल्टर लगा रहे हो 3x3 का, और उस फिल्टर में वैल्यू कैसी है, फीड है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। और आप लॉजिक कौन सा यूज कर रहे हो, लॉजिक आप मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। अभी क्या होगा, ये जो आपका फिल्टर है ये आपका मूव होना स्टार्ट करेगा आपके ओरिजिनल इमेज तो जो आपका 5 है, ये 5 पहले किसमें आके बैठेगा, ए पे। तो ये आप जो रेड विंडो देख रहे हो, रेड रेड विंडो देख रहे हो, ये आपका अभी करंट पोजीशन है आपके फिल्टर का। तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे अगर 5 आपका ए पे आके बैठ रहा है, तो आपका 1 4 7 और 1 2 3 है, इसके लिए कोई वैल्यू है क्या अभी आपके ओरिजिनल इमेज से, नहीं। नहीं। वैल्यू किस लिए रहेंगी, 5 8 6 9 के लिए रहेंगी। तो आपका ओरिजिनल जो आपका इमेज बनेगा किस तरीके से बनेगा, आपका न्यू फीचर 1 2 3 एज इट रहेगा, 1 4 7 एज इट रहेगा। यहाँ पे जो पिक्सल वैल्यू होगा 5 × A हो जाएगा, यहाँ पे 8 × E हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × B हो जाएगा, और यहाँ पे 9 × F हो जाएगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि मैं ऐसा जो फीचर बना रहा हूँ नया, ये मेरे लिए सही है क्या, या मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्या, ऐसा फीचर कर सकता हूँ मैं ऐसा यूज फीचर। मैं ऐसा फीचर यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरा डेटा लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। 1 2 3 और 1 4 7 के लिए मैंने कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन गेन ही नहीं कर पाया मैं यहाँ से, वैल्यू नहीं है वहां पे, समझिए मेरी बात। तो ऐसा फीचर मैं कभी यूज नहीं करता हूँ जहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है, या फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गेन ही नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आ रहा हूँ फीचर में। तो मैं फीचर कब यूज करूंगा, जब मेरा ये जो 1 है ये ए पे आके बैठेगा। तो अभी आप जो ब्लू विंडो देख रहे हो, ये आपका अभी अपडेटेड पोजीशन है आपके फिल्टर का। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे हर किसी फिल्टर के वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू कैसे बनेगा, 1 × A, 4 × E, 7 × I, 2 × B, 5 × F, 8 × J, 3 × C, 6 × 9 और 9 × K, ये आपका रिलेट हो रहा है। अभी होता क्या है कि जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो जो साइज का आपका फिल्टर है उसी साइज का फीचर बनता है आपका, उसी साइज का फीचर बनता है। लेकिन आप बोलोगे सर हमारा तो ओरिजिनल इमेज 4x4 का है और आपका जो फीचर बन रहा है वो 3x3 का बन रहा है, लेकिन साइज तो मैच नहीं हो रहा है। तो अभी अगर आपको साइज मैच करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं जीरो पैडिंग। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे, तो ये क्या जीरो पैडिंग है। इसका मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका ब्लैक कलर, आप वहां पे ब्लैक कलर पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है ये पूरा ब्लैक हो जाएगा आपका, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो मुझे बताइए अगर ऐसा फीचर बना रहा हूँ तो ये फीचर मैं यूज कर सकता हूँ, हाँ या ना, ऐसा फीचर मैं यूज कर सकता हूँ। यस। यहाँ पे कोई
इंफॉर्मेशन गेन आपका लॉस हो रहा है क्या? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ पूछिए। जो जीरो पैडिंग कर रहे हैं हम, तो वो मल्टीप्लिकेशन होके वो एम एन ओ पी और जो रो है उसका, तो वो क्या हो जाएगा उसकी? MNOP नहीं, MNOP तो मैं एज इट कर रहा हूँ, वो तो एज इट सेट नहीं। अभी आपका फिल्टर यहाँ पे आके बैठा है ना, नहीं, तो हमने उतना जीरो इन्फॉर्मेशन पैडिंग किया है तो उसका तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। नहीं, देखो ये पहले फिल्टर वहाँ पे फिल्टरिंग कर देगा, बाद में हम लगाएंगे। Okay. पहले नहीं लगाएंगे वहाँ पे, पहले फिल्टरिंग कर देगा आपका फिल्टर क्या करेगा, पहले फिल्टरिंग कर देगा, यानी कि वो पिक्सल को उठा लेगा, फिल्टर कर लेगा कौन से पिक्सल के पहले को उठाना, बाद में हम फिर उसको जीरो पैडिंग करेंगे, तो उसका कोई Okay. इतना ये नहीं है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हम ऐसा फिल्टर ऐसा फीचर हम यूज कर सकते हैं, और इसका यहाँ पे कोई आपका क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन लॉस अगर कुछ होगा नहीं, आप वेरिएशन लेके आ सकते हैं। अभी जो आपका फिल्टर का साइज होता है वो हमेशा ऑड नंबर बाय ऑड नंबर होता है, ठीक है, और हमेशा आपका 3x3 से आप स्टार्ट कीजिए, 5x5 पे जाइए, 7x7 पे जाइए और 9x9, इसके ऊपर ज्यादा नहीं है। अभी क्या रीजन है कि मेरा फिल्टर का साइज मुझे ऑड बाय ऑड नंबर ही चाहिए, कौन बताएगा इसका रीजन? इसका रीजन कौन बताएगा, क्या लॉजिक हो सकता है? इव्हन घेतलं तर पॉइंट मध्ये येते ना व्हॅल्यू? इवन मध्ये घेतलं तर पॉइंट नाही, असं नाही आहे ते। हे बघा, ये देखिए, अभी अगर समझो मेरा जो ओरिजिनल इमेज है वो भी इवन नंबर बाय इवन नंबर है, और मैंने फिल्टर पे अगर इवन नंबर बाय इवन रखा, तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसे आएंगे कि मेरा फिल्टर ओवरलैप कर जाएगा मेरे ओरिजिनल इमेज के साथ में, यानी कि अभी वो आगे बढ़ने के लिए पिक्सल के लिए बचेंगी नहीं कुछ उसके पास में। तो मूवमेंट किस तरीके से करेगा, वो मूव नहीं हो पाएगा, यानी कि उस केस में इन्फॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस है आपके। अगर फिल्टर मूव ही नहीं होगा आपके इमेज से, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएगा, क्या फीचर एक्सेप्ट कर पाएगा? यही रीजन है कि हम ऑड नंबर का ऑड नंबर रखते हैं, ताकि आपका हमेशा आपके पास में एक पिक्सल की वैल्यू रहे मूव होने के लिए फिल्टर, समझ रहे, ये रीजन है। उसका मैं दूसरा, अभी जो मैंने आपको बताया कि इसका साइज जो है वो मैं 9x9 तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, इसके ऊपर मत जाओ, ऐसा बोला है। इसका रीजन क्या है, कौन बताएगा इसका रीजन क्या है? If filter size increases, data will collect minimum. Data will collect, but we are not in a position to focus on a particular portion of that image, because if you want to get detailing from particular portion, so we have to concentrate on that pixel values in that particular area, right? But if we increase the size of filter, then we are not able to focus we are not able to focus on particular portion of that image, so that will not bring any good information. मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो अभी मेरे पास में इस तरीके से इमेजेस है, माउस और ह्यूमन, ठीक है, मुझे क्लासिफायर बनाना है कि मुझे माउस के लिए बनाना है और मुझे ह्यूमन के लिए क्लास, ऐसे दो मुझे क्लासिफायर बनाना है, बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो कुछ इमेजेस माउस की, कुछ इमेजेस ह्यूमन फेस की। अब आपको पता है कि माउस और ह्यूमन बीइंग के फेस में बहुत डिफरेंस होता है। आपका जो माउस के कान होते हैं राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ह्यूमन बीइंग के कान वैसे नहीं होते, डिफरेंट रहते हैं। आपके जो आपका माउस होता है उसका आई जो होता है वो अलग होता है ह्यूमन बीइंग से। तो अभी आप समझो ईयर के लिए एक फीचर बना रहे हो, तो ईयर के ऊपर ही आपको फोकस करना पड़ेगा ना। अगर आप समझो आई के लिए बना रहे हो तो आई के लिए फोकस करना पड़ेगा, माउस के लिए बना रहे हो तो माउस के लिए फोकस करना पड़ेगा। अभी अगर समझो है मैं फिल्टर का साइज बढ़ा दूं, तो मैं ईयर पे फोकस कर पाऊंगा क्या स्पेसिफिक, है ना, कर पाऊंगा क्या मैं? नहीं कर पाऊंगा। अगर सपोज अगर मुझे आई के लिए बनाना है, तो अगर मैं आई पे फोकस, अगर फिल्टर का साइज बढ़ा तो मैं आई पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। यही रीजन क्या करना होता है, मुझे फिल्टर का साइज मैं बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली यही रीजन है। तो अगर मुझे स्पेसिफिक पोर्शन पर अगर फोकस करके अगर फीचर बनाना है, तो मुझे फिल्टर के साइज को छोटा रखना पड़ेगा, मैं उसको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसको 3x3 रखिए फिल्टर के साइज को। वहां पे प्रोविजन होता है कि वहां पे आप फिल्टर का साइज मेंशन कर सकते हो, है ना, मेंशन कर सकते हो, प्रोविजन होता है CNN जब बिल्ड करते हो तब। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है रिजल्ट, फिर 5x5 यूज कीजिए, फिर आप 7x7 यूज कीजिए, फिर आप 9x9 यूज कीजिए। इस तरीके से आपको
बढ़ाते जाना है size। अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपका, वो होता है स्ट्राइड का मतलब होता है बाय हाउ मेनी पिक्सल योर फिल्टर गेट मूव टू क्रिएट द एक्सट्रैक्टेड फीचर। सो वी हैव वन स्लाइड हियर, यू कैन अगर फिल्टर का साइज कम रख दिया 9x9 तो कंप्यूटर के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सारे मतलब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो काम आता है वो तो अगर ज्यादा हाई पिक्सल की रहेगी इमेज तो बड़े साइज लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, छोटा कर दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेशन। देखिए कॉम्प्लिकेशन आपका उससे नहीं बढ़ता, कॉम्प्लिकेशन आपका बढ़ता है कि फिल्टर कितने यूज कर रहे हो आप। जितने फिल्टर यूज करेंगे उतने आपके फीचर बनेंगे, जितने आपके फीचर बनेंगे उतने आपके फीचर के वैल्यू बढ़ेगा। हाँ डेफिनेटली अल्टीमेटली वही है, दोनों भी है। आप नंबर ऑफ फिल्टर कितने यूज कर रहे हो और आप फिल्टर का साइज कितना रख रहे हो, बरोबर है आपकी बोलने का मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि सपोज आपकी ना बहुत हाई पिक्सल इमेज है, आप उस पे ना 9x9 का ही लगा रहे हो पिक्सल, तो मतलब 10 लाख के 30 लाख सपोज नॉर्मल 30 लाख से, और आपने 9x9 का कर दिया तो बढ़ गया ना कैलकुलेशन। कान भी उसमें मतलब बहुत सारे। मैं आपको रीजन बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और इस क्वेश्चन से बाकी लोगों को भी हेल्प होगी। देखिए जब आप इमेज डेटा पे काम कर रहे होते हो ना तो आपके नॉर्मल रेजोल्यूशन आप यूज नहीं करते हो। जो आपके नॉर्मल रेजोल्यूशन होता है, जैसे आप मोबाइल, आपके जो मोबाइल पे आप फोटो क्लिक करते हो तो वो हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस होती है आपकी। अगर रियल इंडस्ट्री में अगर वो हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस यूज करे तो उनका स्टोरिंग का प्रॉब्लम आता है, वो डेटा को इतना स्टोर नहीं कर सकते। आप ही सोचिए, अगर समझो 1 MB का इमेज है आपका, इतना हाई रेजोल्यूशन 1 MB का डेटा है, 1 MB की अभी आपको 1 लाख इमेजेस स्टोर करके अपने डेटा बेस में कितना जगह लेगा, इमेजिन कर पाओ कितना 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 डेटा लेगा। अभी आप आपके लैपटॉप पे अगर आप समझो गिन के 100 इमेज में अगर स्टोर कर लो तो आपका लैपटॉप हैंग हो जाता है, होता है ना आपका लैपटॉप। अगर समझो 1 MB का अगर आपने 100 इमेजेस अगर स्टोर करने की कोशिश की आपके लैपटॉप पे, आपका जो रैम होता है वो पूरा स्लो डाउन हो जाता है पूरा लैपटॉप। अभी अगर 1 लाख इतने इमेजेस आपको स्टोर करने हैं तो पॉसिबल है कि इतना हाई, तो वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी आपको रेजोल्यूशन कम बना के देते हैं। तो ये जो फिल्टर का साइज मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये फिल्टर का साइज ना आप नॉर्मल रेजोल्यूशन से मत कंपेयर करो इसको। जो आपका डेटा होता है ना, डेटा का से कंपेयर करो, आपके डेटा का क्या रेजोल्यूशन मिल रहा है आपको। आपकी इमेज पता है आपको कैसे मिलती है, 100x100 ये रेजोल्यूशन होता है, 150x150, 300x300, 500x500 के ऊपर आप जाओगे नहीं कभी। समझ मेरी बात? ये होता है, समझ में बात, ये होता है। तो आप जो वो मारियो का इमेज देख रहे थे ना, मारियो का थोड़ा सा उससे अच्छा इमेज मिलेगा आपको, थोड़ा सा अच्छा इमेज। वो मारियो का बहुत ही कम रेजोल्यूशन है। वो क्या है, अगर आप मारियो का अगर रेजोल्यूशन देखोगे तो काउंट भी कर सकते हो। क्या था एग्जांपल, हाँ ये वाला मारियो, क्या होगा रेजोल्यूशन, देखो आप काउंट भी कर सकते हो। 24x30 का रेजोल्यूशन है इसका, समझ रहे हो आप? आपके यहाँ पे देखो 24, इसको झूम करेगा थोड़ा सा, समझ रहे हो? देखो 24 पिक्सल है, यहाँ पे आपके 30 पिक्सल है हाइट में, इतना रेजोल्यूशन है आपका। तो ये इतना भी खराब नहीं मिलता है, जैसे इसका रेजोल्यूशन समझ लो 100x100 हो गया, 150x150 हो गया, ऐसा रेजोल्यूशन मिलेगा आपको। तो अभी समझो इतना रेजोल्यूशन है तो आपका जो फिल्टर का साइज है सही है फिर, और उसी सबसे हाँ तो हाँ ऐसा होता है। हाँ तो देखिए जो भी चीज हो रही है ना उसका कोई ना कोई रिलेशन है, देखो कोई ना कोई उसका लॉजिक होगा, ऐसी कोई चीज यूज नहीं होती है ना। ये तो ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो। अगर आपको मुझे पता नहीं है रियल डेटा कैसा होता है तो सही बोल रहा हूँ कि सर इतना अगर लैपटॉप स्क्रीन का अगर एग्जाम्पल है तो इतना 10 लाख में अगर आप रेजोल्यूशन तो अभी आप इसमें 9x9 के लिए तो वो छोटा हो जाएगा फिर। लेकिन जब रियल आप डेटा देखोगे तो उसमें आपका अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा कहाँ थे हम, हाँ स्ट्राइड पे। तो स्ट्राइड का मतलब होता है कि भाई हाउ मेनी पिक्सल आपका जो फिल्टर है वो मूव हो रहा है आपके फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्राइड, तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका रेड विंडो दिख रहा है आपका फिल्टर है वो 1 से मूव हो रहा है पिक्सल है ना, 1 पिक्सल से मूव हो रहा है। दूसरे इसमें आप देखोगे तो 2 से मूव हो रहा है।
इसका मतलब फर्स्ट केस में आपका जो है स्ट्राइक कितना 1 है और सेकंड केस में आपका स्ट्राइक 2 है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने स्ट्राइक 1 रखना चाहिए, स्ट्राइक 2 रखना चाहिए हमेशा डेटा का? 1. 1 रखना चाहिए, बरोबर। तो ये क्या होगा कि अगर आप समझो स्ट्राइड, अगर आप समझो 1 का रख रहे हो तो वो आपका पिक्सल 1 पिक्सल से मूव हो रहा है, राइट। अगर आप स्ट्राइक 2 रखते हो क्या होगा, वो आपके एक पिक्सल के वाले को स्किप करके यानी कि छोड़ के आगे बढ़ेगा। तो अगर डेटा लॉस होने के चांसेस है उस केस में, बरोबर, तो वो नहीं चाहिए। तो आप स्ट्राइड हमेशा आप 1 पे रखोगे। अभी आप स्ट्राइड 2 भी रख सकते हो, लेकिन कब केस में, जब आपका रेजोल्यूशन बड़ा है इमेज का बहुत, और वहां पे आप अगर एक आधा पिक्सल वैल्यू छोड़ भी देते हो तो भी कोई इतना दिक्कत आने वाली भी वेरिएशन आपको मिल जाएगा। उस समय आप स्ट्राइड को बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको स्ट्राइड 1 ही रखना है। आप स्ट्राइड 1 रख के देखिए अगर होता है कि आपका अच्छा वर्क कर रहा है। अगर अच्छा वर्क नहीं कर रहा है आपका मॉडल, देखो स्ट्राइड 1 में तो 100% आपको वर्क अच्छा करेंगे ही, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कई बार होता है कि होता है ना कि रिजोल्यूशन बढ़ जाता है, तो आप पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप फोकस करोगे तो फिर अभी आपका ओवरऑल जो इमेज का शेप जो भी होगा वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे ना, अगर आप बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है तो। और आपका फिल्टर का साइज भी मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा बड़ा रख सकता है, छोटा रखना है, तो उसको है ना कैप्चर नहीं हो पाती इंफॉर्मेशन सही तरीके से। तो उस समय थोड़ा बहुत आप स्ट्राइक को बढ़ा सकते हो, ताकि आप दूसरे पोर्शन पे भी फोकस कर सको, इमेज के दूसरे पोर्शन में फोकस कर सको, अच्छा वेरिएशन ला सको। देखिए आपको बता दो, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे, ये आप वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, जहाँ पे जो चीज करके आपको अच्छा वेरिएशन मिलेगा, दैट इज योर पैरामीटर, दैट इज योर पैरामीटर। समझ में आया मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप स्ट्राइक 1 से देखिए, आप देखिए बहुत देखिए कोशिश कीजिए अच्छा मॉडल बिल्ड करने की। अगर नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप स्ट्राइक को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वाइड पर जो स्ट्राइक होता है आपको 1 ही होता है, तो आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अभी कहाँ थे हम, यहाँ पे, हाँ। तो ये इस तरीके से, हाँ। तो अभी आप बोलोगे सर आपने बोला था कि जब आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, तब हम क्लीनर लगा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे तो हम उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ अभी डेटा हम क्लीनर के हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पे तो आप पहले एक इमेज था, उससे हमने मल्टीपल इमेजेस बना दी। पहले ऑलरेडी आपका डेटा कॉम्प्लेक्स था, अभी उसको तो और कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने। तो ये कैसे क्या है, तो उल्टा हो रहा है अभी, तो उल्टा हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो ये कैसे क्या क्या हो रहा है? तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक बार कन्वेंशनल लेयर हमने लगा दिया, उसके ऊपर लगाते हैं कूलिंग लेयर को। तो कूलिंग लेयर बेसिकली क्या करता है, आपके फीचर का साइज रिड्यूस करता है। क्या करता है, जो भी अपने एक्सटर्नल फीचर है उसका साइज रिड्यूस करता है। अब ये साइज रिड्यूस करने से क्या होगा, कैसे वर्क होगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो अभी हम कूलिंग लेयर को समझते हैं, कूलिंग लेयर कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये कूलिंग का भी दिया हुआ है, तो पढ़ लेना आपने थोड़ा सा कूलिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप की कूलिंग लेयर होते हैं। पहला होता है मैक्स कूलिंग, दूसरा होता है एवरेज कूलिंग, और तीसरा होता है सम कूलिंग। बरोबर, तो अभी ये काम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। आपका जो मैक्स कूलिंग होता है बेसिकली कैसे काम करता है, इसके नाम में इसका वर्किंग छुपा हुआ है। ठीक है, तो समझो आपका इसमें अभी ये 4x4 का ओरिजिनल इमेज है। इस पे आप जो ये दिख रहे हो रेड विंडो, ये आपका क्या है, ये आपका कर्नल है। ये आपका क्या है, कर्नल है। तो क्या होगा, ये क्या होगा कर्नल, ये आपका यहाँ पे आके बैठा हुआ है कर्नल आपका। बरोबर, यहाँ पे आके बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को उठा के आपका नया पिक्सल का वैल्यू बनेगा। समझो अभी यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो 4313, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 4, तो 4 को उठा के उसने पिक्सल का वैल्यू बना दिया। फिर वो मूव हुआ यहाँ पे 1548 से, तो यहाँ पे उसने क्या किया, 8 को उठा के 8 बना दिया उसने, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 8 है आपकी। यहाँ पे बैठा हो 4565, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 6, उसको उठा के बना दिया। 4394, उस 9 को बना दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे 4x4 आपका साइज था, यहाँ पे क्या होगा 2x2 साइज हो गया आपके एक्सट्रैक्टेड फीचर का। पिक्सल का काउंट कितना था यहाँ पे 4x4, यानी कि 4 चौक 16। यहाँ पे कितना है पिक्सल का काउंट 22, 4, 16 से डायरेक्ट 4 पे आ गए आप। हो गया आपका रिडक्शन इन डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन कम कर पा रहे हो यहाँ पे आप? हाँ या ना? Yes, sir.
Yes, तो आपके डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगा यहाँ पे, आपके डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगा। जहाँ पे आप 10-30 लाख फीचर यूज करते हैं, आप 30 लाख से डायरेक्टली आप 6 लाख 5 लाख पे आ जाओगे, या फिर हाँ मतलब 15 लाख पे आ जाओगे आप डायरेक्टली, है ना। और अगर कन्वेंशनल अगर कूलिंग लेयर लगाओगे तो 15 लाख से डायरेक्ट 7 लाख 10 लाख यहाँ तक आ सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो है कर्सर डायमेंसिटी कम होता है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है डेटा का। अभी हो गया मैक्स पुलिंग वाला फंडा। अगर एवरेज पुलिंग अगर आप लगाओगे तो एवरेज में क्या होगा, कुछ नहीं, एवरेज लेंगे 4313 जैसे बैठा है तो 2.7 2.75 तो उसका 2.8 ले लिया उसने। फिर 1548 पे आके बैठ रहा है तो उसका एवरेज कितना होता है, 4.5 होता है। फिर 4.65 पे आके बैठ रहा है, उसका एवरेज होता है 5.3, 4394 पे 5। तो वो इस तरीके से आपका बना रहा है पिक्सल की वैल्यू। अभी आपके इसमें सम पुलिंग होता है, सम पुलिंग में आप क्या करते हो, सारे का सारा सम ले लोगे आप इस तरीके से, है ना, सारे का सारा सम ले लोगे आप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वेरिएशन, अगेन यहाँ पे वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं हम डेटा में। बाय वेरिएशन तो ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, साइज रिड्यूस करके, फीचर का साइज रिड्यूस करके वेरिएशन लाने की कोशिश कर। नंबर का खेल है सारा, क्योंकि आपका तो मॉडल, आपका जो ए ना होता है नंबर्स भी लर्न करता है, तो जितने नंबर में वेरिएशन आएगा उतना आपका मॉडल अच्छा काम करेगा। बस सिंपल सा फंडा है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब मैं पूलिंग लेयर लगाता हूँ तो मेरा डेटा लॉस हो रहा है क्या यहाँ पे, मेरा डेटा लॉस हो yes, रहा है sir. यहाँ पे। अभी मेरा डेटा लॉस हो रहा है, लेकिन डेटा लॉस का जो इम्पैक्ट इतना नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि अभी जो मैं पूलिंग लगा रहा हूँ, मैं मेरे ओरिजिनल इमेज में लगा रहा हूँ, मैं पहले फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग फीचर बना रहा हूँ, उस पर मैं पूलिंग लेयर लगा रहा हूँ। अगर समझो एक आधे इमेज में मेरा कोई डेटा लॉस हो जाए, वो दूसरे इमेज में कवर हो सकता है, यहाँ पे दूसरे इमेज में कवर हो सकता है ना, बरोबर। और अभी क्या हो रहा है कि मैं वेरिएशन लाके मैं पूलिंग लेयर लगा रहा हूँ, तो वो वेरिएशन मुझे मेरे पूलिंग लेयर लगाने के बाद में वो वेरिएशन मुझे मिलेगा डेटा में। अगर यही मैं ओरिजिनल इमेज पे लगा देता था तो मेरा डॉट इंफॉर्मेशन जो लॉस था वो बहुत ज्यादा होता था, एक्सपोनेंशियली होता था। यही रीजन है। देखो अगर मुझे डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी कम करना था तो मैं ओरिजिनल इमेज पे भी लगा सकता था ना मेरा पूलिंग लेयर। क्यों मैंने कन्वर्शनल लेयर बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके मुझे दिक्कतें आएंगी, इंफॉर्मेशन लॉस होंगी। क्यों ना मैं वेरिएशन ला दूं पहले, फिर मैं कर्सर डायमेंसिटी को कम करूं, तो बात बन जाए, बरोबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कर्सर डायमेंसिटी कम भी कर पा रहा हूँ और वेरिएशन भी लेके आ सकता हूँ। तो यही रीजन है कि आपका कन्वोल्यूशनल लेयर बनाया गया। यही रीजन है कि पहले कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया गया, बाद में उसको रिड्यूस किया गया। समझ में आया मेरी बात? तो कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर चीज में कुछ ना कुछ लॉजिक है, और ये लॉजिक आपको समझना जरूरी है अगर आपको अच्छे से सीएनएन को इंप्लीमेंट करना है। और हमेशा याद रखना, इसका सीक्वेंस रहेगा आपका, पहले आपका कन्वोल्यूशनल लेयर लगेगा, बाद में ही आपका पूलिंग लेयर लगेगा। कभी भी ऐसा होगा नहीं कि पहले आप पूलिंग लेयर लगा लो फिर कन्वोल्यूशनल लेयर लगा लो, इसका सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा। समझे बात को? ये इस तरीके से आपका है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए यहाँ पे कि कब मैंने मैक्स पूलिंग यूज करना चाहिए, कब मैंने पूलिंग लेयर यूज करना चाहिए, इसका सॉरी एवरेज पूलिंग यूज करना चाहिए, क्या इसका रीजन हो सकता है। सब पूलिंग में कभी यूज नहीं करता हूँ, उसका इतना यूज नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपको पूछने तो पता नहीं इतना यूज नहीं कर सकता। मैक्स पूलिंग एवरेज पूलिंग कब यूज करनी है, कोई स्पेसिफिक यूज केसेस का बता सकते हो आप? हाँ हेलो आदित्य, अगर शार्पनेस अगर हो तो मैक्स पूलिंग यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके। और एवरेज पूलिंग ब्लर होगा इमेज मे बी। ठीक है, देखिए इसका लॉजिक बताता हूँ। अब मुझे बताइए, आपका इमेज क्वालिटी बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आपने जब आप वीडियो कर रहे हो तो आपको ऐसा लगना है कि इमेज क्वालिटी बहुत अच्छा है आपका, तो वहां पे अगर आप मैक्स पूलिंग लगा देते हो तो आपका जो मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा क्या अनसीन डेटा में। तो क्या हो रहा है कि आपका इमेज क्वालिटी ऑलरेडी अच्छा है, उसमें आप और अच्छे इमेज पिक्सल क्वालिटी को उठा के बना दे रहे हो, और अनसीन डेटा में ऐसा जरूर था ना कि इमेज क्वालिटी अच्छा ही देगा, खराब भी हो सकता है। तो उस केस में अभी सारा का सारा अपने अच्छे चीजों पे ट्रेन किया मॉडल को, तो आपका अनसीन डेटा में आपका मॉडल काम कर पाएगा कि अच्छा नहीं।
तो उस केस में बेटर करेगा कि आप एवरेज पुलिंग यूज करो। तो एवरेज पुलिंग क्या करेगा कि अच्छे पिक्सल की वैल्यू को जो वेटेज देगा, साथ में वो जो एनोमली से जो खराब पिक्सल की वैल्यू उसको भी उठाएगा। एवरेज एवरेज ले रहे हो ना, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबको वैल्यू करता है कि अच्छा भी पिक्सल आ जाओ, बुरा भी पिक्सल आ जाओ, एवरेज ले लेंगे सब सभी। तो वो क्या करेगा, सभी को वो इम्पोर्टेंट देगा, ठीक है। तो इस वजह से अनसीन डेटा में अभी अगर कोई ब्लर इमेज आ भी जाता है तो वो उसका अच्छा फॉर्म करेगा। अभी इसके अपोजिट अगर समझो क्वालिटी खराब लगती है इमेज का, तो अभी आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, एवरेज पुलिंग यूज कर सकते हैं। अभी आप वहाँ पे मैक्स पुलिंग यूज करोगे, सो दैट आप अच्छे पिक्सल को उठा पाओ उसमें से, और उस पर आप रन कर पाओ, उस पर आप मॉडल पे बिल्ड करो, ताकि अब अभी आपका अनसीन डेटा के लिए मॉडल अच्छा वर्क करे। तो ये इस तरीके से बेसिकली फंडा प्रूव करता है। तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक आप यूज करके देख सकते हो, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ये लॉजिक ही पे ही स्टिक रहना है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। देखिए पहले आप क्या करो, जब आप मैनुअली यूज करो तो पहले लॉजिक को स्टिक करो, आप पहले देखो क्वालिटी कैसा है। हाँ ऐसा है तो कि मेरे हिसाब से तो मैक्स लगाना चाहिए, तो आपको लॉजिक होगी। अगर ये लॉजिक भी आपको वर्क नहीं करा तो आपका इसमें अभी दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आपको सब लगा के देखना पड़ेगा। हो सकता है आपको सम पुलिंग लगाने का भी काम कर सके। समझ की बात? तो पहले क्या करना, पहले ये वाला लॉजिक यूज करना, मेरा जो मैंने बताया। अगर वो लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आप जो है एवरेज पुलिंग लगा के देखिए, वो भी वर्क नहीं कर रहा है, मैक्स पुलिंग लगा के देखिए, वो भी वर्क नहीं कर रहा, तो फिर आप सम पुलिंग लगा के देख सकते हैं। और इनमें से तीन में से है आपको कोई ना कोई रीजन अच्छा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बेसिकली ये लॉजिक होता है आपका। तो इस तरीके से आपका पूलिंग लेयर वर्क करता है। तो अभी एक ओवरऑल फ्लो आपको बताता हूँ बेसिकली वर्क कैसे होता है आपका। तो यहाँ पे हाँ, फ्लो ऑफ CNN। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास में इमेज डेटा रहेंगी, बरोबर। इमेज डेटा पे आप क्या करोगे, आप लगाओगे कन्वर्जनल लेयर। कन्वर्जनल लेयर लगा के आप क्या करोगे, आप फीचर को एक्सट्रैक्ट करोगे। आप क्या करोगे, फीचर को एक्सट्रैक्ट करोगे। फिर आप लगाओगे पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर में बेसिकली आप क्या करोगे, आप साइज रिड्यूस करोगे आपका जो एक्सट्रैक्टेड फीचर है उसको। फिर आप क्या करोगे, फ्लैटन कर दोगे। फ्लैटन, अभी ये जो फ्लैटनिंग होता है बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या करते हैं आगे आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाद में आप क्या करोगे, आपका एक बार डेटा फ्लैटन कर दिया आपने, उसके बाद में आप लगा दोगे उस पर ANN। अगर आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो आपका आउटपुट लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा आपका सॉफ्टमैक्स। और सॉफ्टमैक्स की मदद से आप क्या करोगे, क्लासीफाई कर दोगे। इतना सिंपल तो है, और क्या है। समझ में आया बात को आपको? समझ में आ रहा है आपको फ्लो? इतना सिंपल फ्लो है आपके CNN का, बरोबर। अभी ये जो फ्लैटन कर रहे हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं उसको पूरा समझते हैं, ठीक है। तो अभी उसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरे पास में अभी 3x3 के 2 इमेजेस है, तो यहाँ पर टोटल कितने फीचर रहेंगे, अभी 3x3 का साइज है तो कितने फीचर रहेंगे आपके, 9। 9 पिक्सल रहेंगे। तो 9 पिक्सल है तो आपके फीचर भी 9 रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं समझो मैं इसको नाम दे रहा हूँ इस तरीके से ABC PQR, ठीक है। तो मेरे पास में अभी फीचर कैसे बन रहा है, समझो मेरा जो पहला इमेज है वो कैट का है फॉर एग्जाम्पल, दूसरा इमेज डॉग का है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेरा नाम रहेगा फीचर को ऐसा रहेगा, AP AQ AR, ये 3 फीचर हो गए। BP BQ BR, ये मेरे 3 फीचर हो गए। CP CQ CR, ये 3 फीचर हो गए, टोटल 9 फीचर। तो जब भी मैं फ्लैटन करता हूँ बेसिकली, तो फ्लैटन कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मेट में डेटा को लेके आ रहा हूँ, है ना। तो इसमें कैसे होगा, इमेज 1 इमेज 2 हो जाएगा। यहाँ पे AP AQ AR BP BQ इस पूरे फीचर के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे टारगेट वेरिएबल रहेगा आपका। यहाँ पे मेरा जैसे अभी इमेज 1 के लिए EP1 की वैल्यू क्या है मेरी 121, तो 121 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इमेज 1 के लिए मेरा AQ की वैल्यू क्या है 255, तो 255 आ जाएगा यहाँ पे। अभी इमेज 2 में अगर AP की वैल्यू देखोगे तो क्या है 125 AQ की वैल्यू 25। तो अभी अगर आप इस तरीके से डेटा लेके आ रहे हो, आप ये लगा सकते हो इस पर इजिली। हाँ या ना? नहीं यस नहीं लगा, हाँ लगा सकते हैं, ऐसा बोले ना। हाँ, तो ये बेसिकली फ्लैटन जब करते हैं हम, तो बेसिकली डेटा को इस तरीके से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा काम होता है। अभी मेरे उसमें क्लासिक एग्जांपल है, इसको समझने के लिए और समझ लेते हैं। कहाँ है आपका, एक मिनट। हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको ओवरऑल फ्लो दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाना है। यहाँ पे आपको क्लासिक इमेज क्लासिफायर बनाना है बेसिकली यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपका टारगेट, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपका इसमें अलग अलग इमेजेस है व्हीकल्स के, जैसे वैन हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, बाइसिकल हो गया, ये ऐसे ऐसे कई सारे इमेजेस आपके उसमें। और आपको क्या करना है, आपको क्लासिफायर बनाना है कि वो अभी रिस्पेक्टेड क्लास में क्लासिफाई हो। तो आप क्या करोगे, पहले आपका डेटा रहेगा, उसका आप कन्वोल्यूशनल लेयर लगाओगे। पहला कन्वोल्यूशनल लेयर लगा के क्या करोगे, आप फीचर को एक्सट्रैक्ट करोगे। फीचर को एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर अभी आपके आपके क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, अभी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्या करोगे, आप पूलिंग लेयर लगा दोगे। अभी क्या हुआ कि आपने क्या किया, फिर से आपने बोला कि नहीं, एक काम करते फिर से एक कन्वोल्यूशनल लेयर लगा, फिर आपने कन्वोल्यूशनल लेयर लगाया, फिर आपको वापस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। अब क्या करोगे, आप वापस पूलिंग लेयर लगाओगे। अभी आपको क्या करना है कि आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कन्वोल्यूशनल पूलिंग लेयर लगा दिया आपने। तो अभी आप क्या कर दोगे, डेटा कर दोगे फ्लैटन, लगा दोगे डेटा को फ्लैटन कर दोगे। डेटा को फ्लैटन किया, उसको लगा दोगे फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर इज नथिंग बट आपका एएनएम होता है। क्या होता है, आपका एएनएम होता है, बरोबर, आपका एएनएम होता है। और उस पे अभी आपका आपने एएनएम लगा दिया, आप क्या करोगे, आउटपुट लगे सॉफ्टवेयर उसको यूज करोगे, आपका क्लासिफिकेशन दे देगा आपको। इस तरीके से आप सीएनएम बना सकते हो, राइट राइट। तो ये आपका ओवरऑल फ्लो है सीएनएम का, ओवरऑल फ्लो है सीएनएम का, बरोबर। तो अभी ये आपका हो गया सीएनएम का थ्योरेटिकल जी खत्म। एक लास्ट एग्जाम, लास्ट फ्लो देखते हैं हम कि बेसिकली कैसे होगा, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास में 20x20 का इमेज है, क्या 20x20 का एक इमेज है इसमें। तो अभी आप 20x20 की इमेज पे आप क्या कर लो, आपने स्टार्ट किया है सीएनएन लगाना, ठीक है। तो पहले आप क्या कर रहे हो, एक कन्वोल्यूशनल लेयर लगा रहे हो। पहला कन्वोल्यूशनल लेयर में आपने क्या किया, 6 फिल्टर रखा है आपने। तो 6 फिल्टर लगा रहे हो, इसका मतलब एक इमेज से आपके 6 फीचर बनेंगे, बराबर। 6 फीचर हो गए आपके, और 6 फीचर बना रहे हो आप, और क्या कर रहे हो, उसका साइज क्या आपका 20x20 का साइज रहने वाला है आपका, बरोबर। 20x20 का साइज रहने वाला है। अभी दूसरा आपका, उस पर क्या करो, कूलिंग लेयर लगा रहे हो। कूलिंग लेयर जब फर्स्ट कूलिंग लेयर लगा रहे हो, फीचर का जो काउंट रहेगा वो तो सही रहेगा 6 फीचर, लेकिन उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा कितने से 50% से, 10x10 कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, और कन्वोल्यूशनल लेयर लगा रहे हो उस पर। और अभी क्या किया आपने, 2 फिल्टर आपने वहां पे लगाए। तो अभी आपके 6 फीचर ऑलरेडी बने हुए। अभी उस 6 फीचर से आप क्या करोगे, 2-2 इमेज, 2-2 फीचर बनाओगे। इसका मतलब टोटल फीचर कितने बनेंगे आपके, 2 into 6 यानी कि 12 फीचर बनेंगे आपके। अभी साइज करेंगे 10x10 का साइज रहेगा आपको, 10x10 का साइज रहेगा। अभी आप क्या करोगे, वापस कूलिंग लेयर 2 लगाओगे। अभी कूलिंग लेयर 2 लगाओगे, क्या होगा आपका, जो 2 into 6 यानी कि 12 फीचर थे आपके, उसका साइज रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 5x5 हो जाएगा। अभी मुझे बताइए, इसके बाद भी मैंने और एक कन्वोल्यूशनल लेयर कूलिंग लेयर लगाना चाहिए क्या? अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और अगर नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए? कौन बताएगा इसका रीजन? देखिए, मैं आपको इस तरह के तो क्वेश्चन जो पूछता हूँ ना, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, नहीं लगाना फिर चाहिए, से बोलिए। काफी डेटा लॉस हो जाएगा, ऑलरेडी हमने लगा डेटा, हाँ ऑलरेडी, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी अगर देखिए, मैं 20x20 से मैं 4x4 पे 5x5 पे आ गया। अगर मैं इसके बाद में लगाऊंगा और, तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं 1 पिक्सल बाय 1 पिक्सल तक जा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरे इमेज को मेरा सिर्फ 1 पिक्सल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताइए, इसमें वेरिएशन ला सकता हूँ डेटा में कुछ खास? अगर पूरे इमेज को सिर्फ 1 पिक्सल मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ इतना, मैंने उसको कन्वोल्यूशनल लगा दिया, उसमें मैंने पूलिंग लेयर लगा दिया मैंने, तो कुछ वेरिएशन बचेगा ही नहीं मेरे डेटा में। तो मैं बहुत ज्यादा कन्वोल्यूशनल लेयर पूलिंग लेयर भी लगा नहीं सकता, ये आपको समझना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, मैं आपको सजेशन दूंगा जनरली, एक नॉर्मल सजेशन दूंगा कि आप जब भी आप स्टार्ट करो सीजन, तो पहले आप एक कन्वोल्यूशनल लेयर पूलिंग लेयर लगा के देखो आपका मॉडल कैसा काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। नहीं अगर अच्छे रिजल्ट आ रहा है तो एक लेयर और बढ़ा के देखो, नहीं कर रहा है तो एक लेयर और बढ़ा के देखो। 3 लेयर के ऊपर आपको जाना नहीं है, काम नहीं पड़ेगा आपको जाने का। एक्चुअली बेसिकली आपका 3 लेयर में आपको अच्छा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो अभी आपका आपने क्या किया, अभी आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कन्वोल्यूशन पूलिंग लेयर लगा दी। आप क्या करोगे, आप डेटा को फ्लैटन कर दोगे यहाँ पे। तो फ्लैटन जब कर दोगे तो आपके टोटल फीचर कितने बनेंगे? अभी आपके टोटल फीचर कितने, 12 है, और आपका रेजोल्यूशन कितना है, 5x5, बराबर। इसका मतलब आपके 300 फीचर बन जाएंगे, 300 फीचर बन जाएंगे। यही अगर आपका कलर इमेज रहेंगी तो क्या होगा, 12 into 5/3 हो जाएगा। इसका मतलब 900 फीचर बनेंगे आपके कलर इमेज में। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कर रहे हो तो आपका 300 फीचर ही बन रहा है, बरोबर। तो 300 फीचर बन जाएंगे। तो अभी आपके जो 300 फीचर है अभी कैसे आएंगे, आपके कैसे बनेगा आपका डेटा,
यहाँ पे इमेज बनाऊंगा, यहाँ पे इमेज 2 होगा, यहाँ पे आपका फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4 इस तरीके से आएगा आपका, इस तरीके से होगा आपका। और यहाँ पे आपकी वैल्यूज रहेंगी। अभी आपका इस तरीके से डेटा बन गया, क्या करना है आपको, enum लगा दो, उसको खत्म किस तरह मॉडल आपको क्लासिफायर मिल जाएगा वगैरह बन के। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे Yes. आपका खत्म। हमारा सिर्फ अभी एक कंसेप्ट बचा है लास्ट का, वो है डेटा ऑगमेंटेशन, इसको फिनिश करते हैं। अभी ये जो डेटा ऑगमेंटेशन है, डेटा ऑगमेंटेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग इमेजेस बना रहे हैं हमारे ओरिजिनल इमेज से बाय यूजिंग सर्टेन लॉजिक। अभी आप बोलोगे सर ये तो हम कन्वोल्यूशनल लेयर में भी कर रहे थे, हम वहां पर तो फीचर बना रहे थे, तो फिर इसमें हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि देखो दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम है कि वेरिएशन लेके आना, लेकिन यहाँ पे लॉजिक में डिफरेंस है। हमारे सीरन जब आप बता रहे तो हमारे पास में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि आप इमेज को रोटेट करके एक फीचर बना दो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था हमारे पास में, है ना। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था सीरन में कि आप कलर चेंज कर रहे हो, कि आप कलर इमेजेस है तो उसका ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस कर रहे हो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन में लॉजिक अलग यूज करते हैं, ठीक है, लॉजिक हम अलग यूज करते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपने एक क्लासिफायर आपको बनाना है और उस क्लासिफायर में आपने क्या किया, सारे के सारे अपने जो इमेजेस यूज कर रहे हो नॉर्मल इमेजेस। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे दो, यहाँ पे हमारे पास में एक एग्जांपल है। समझो आप क्या कर रहे हो, बटरफ्लाई के लिए आपको क्लासिफायर बनाना है फॉर एग्जांपल, है ना, और आपने क्या किया, सारे के सारे जो आपने इमेजेस लिए बटरफ्लाई के, इस तरीके से नॉर्मल इमेजेस लिए जो नॉर्मल इमेजेस होती है। और अभी क्या हो गया, उसका अपने मॉडल को बिल्ड कर दिया। अभी क्या हुआ कि अनसी डेटा में एक आधी इमेज रोटेट होके आ गई फ्लॉप इसकी बटरफ्लाई की, उस समय हमारा मॉडल उसको क्लासिफाई कर पाएगा क्या, बटरफ्लाई को क्लासिफाई कर पाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने कभी रोटेट किए हुए इमेज पे आपने बिल्ड नहीं किया आपके सीएन को, तो वो उसमें रिजल्ट दिखाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग लॉजिक आप यूज करोगे, देखो ऐसे दिखाया गया यहाँ पे, देखिए तुम कौन सा लॉजिक यूज करो आप, जैसे आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल इमेज से आप ओरिजिनल इमेज बना सकते हो, आप डी टेक्सचराइज कर सकते हो, डी कलराइज कर सकते हो, आप एज इनहेरिटेंस का काम कर सकते हो, आप फ्लिप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो इमेज को, इस तरीके से आप इमेज को बना सकते हो। बाय द वे फ्लिप और रोटेट में क्या डिफरेंस है, फ्लिप और रोटेट में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही होता है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फ्लिप का मतलब होता है कि आपका वो मिरर इमेज बनाएगा, है ना, जैसे वर्टिकल एक्सिस पे मिरर इमेज बनाएगा, हॉरिजॉन्टल पे मिरर इमेज बनाएगा। रोटेशन में आप क्या करते हो, आप एंगुलर रोटेट करते हो, यानी कि रोटेट करते हो इमेज को बेसिकली, है ना, एंगल से पर्टिकुलर एंगल से आप रोटेट करते हो। तो ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके इंटरव्यू में, ठीक है। अभी डेटा ऑगमेंटेशन का और एक फायदा है, और एक फायदा क्या है कि समझो अभी आपके पास में 20,000 इमेजेस है, और अभी आपको क्या बोला, क्लाइंट ने क्या बोला कि भाई 20,000 इमेजेस है, अभी इसको क्लासिफाई करना। अभी आपने क्या किया, आपने क्या किया कि क्लासिफाई बनाना स्टार्ट किया आपने, और आपको ये ध्यान में आया आगे जाके कि आपका डेटा का जो साइज है वो कम गिर रहा है, आपको डेटा का साइज बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है डीप लर्निंग में जैसा डेटा का साइज बढ़ेगा वैसा आपका एनएन अच्छा हो पड़ता है। तो अभी आपने क्या किया, अभी आप क्लाइंट के पास में, क्लाइंट को आपने बोला कि हमें डेटा चाहिए हुआ, क्योंकि डेटा का साइज उतना नहीं है, कम कम गिर रहा है डेटा का साइज। तो आपका क्लाइंट को बोलेंगे, अभी आपका क्लाइंट बोल रहा है कि अभी बस डेटा नहीं है, जो डेटा आपको दिया है उससे आपको बिल्ड करना पड़ेगा, मेरे पास डेटा नहीं है। क्लाइंट ने हाथ ऊपर कर लिया, तो उस केस में अभी आप क्या करोगे, उस केस में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा बनाना पड़ेगा। तो डेटा ऑगमेंटेशन आपको एक प्रोविजन देता है कि आप डेटा बना सकते हो, आप डेटा बना सकते हो ना, क्योंकि आप डेटा एड ऑन कर रहे हो ना, अभी आप डेटा एड ऑन कर रहे हो, तो ये आपको एक प्रोविजन देता है कि आप डेटा एड ऑन करके आप डेटा को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये इतने एडवांटेज है आपके डेटा ऑगमेंटेशन के। तो डेटा आपका ज्यादा हो या कम हो कोई मैटर नहीं करता, आपको डेटा ऑगमेंटेशन करना ही है, क्योंकि डेटा ऑगमेंटेशन में आपके कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जो आप कन्वोल्यूशनल लेयर में कवर नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको समझ जाएंगे, आपको अच्छा रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है सीएल भी खत्म। तो आपको मैं जो रहेगा इसका कोड वगैरह सब दे दूंगा आपको मैं आज, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बाकी चीजों पे।
मैं एक एक मिनट में आया, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है, बात एक दो दो मिनट में आया। हेलो, आर यू देयर? Yes. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, हमारा अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें हो गई पूरी खत्म, ठीक है। तो अभी आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको प्रोजेक्ट लगाना होता है, बराबर, आपको प्रोजेक्ट लगाना होता है। तो
प्रोजेक्ट के बारे में समझने से पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में क्या पता है, थोड़ा सा जानते हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, कौन बताएगा? प्रोजेक्ट बेसिकली आप क्या करते हो? तो बताएगा आप मुझसे। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कीजिए, तो बेसिकली आप क्या करते हो प्रोजेक्ट के अंदर? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऊपर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कैसे है ऑप्टिमम किया वगैरह। ये पूरा एक्सप्लेन करते हो, बराबर। तो बेसिकली प्रोजेक्ट में आप क्या कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन देते हो, बराबर, बेसिकली, है ना। जैसे जैसे अभी आपका इसमें आपने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया आपने, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, तो डॉक्टर के पास जब जाते हो आप, तो डॉक्टर आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन देता है क्या? नहीं, पहले वो क्या करेगा, वो जानने की कोशिश करेगा प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। वो आपको पूछेगा कि क्या सिम्टम्स है बाबा, आपको क्या, कितने दिनों से बुखार आ रहा है, कल रात में क्या खाना खाया था, ये सारी चीजें वो पूछता है ना। और उसके वो जानने के बाद में जब प्रॉब्लम पूरा जान लेगा वो, है ना, उसके बाद में सॉल्यूशन देता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें हमारे क्लाइंट को अगर कुछ सॉल्यूशन देना है हमें, तो हमें प्रॉब्लम पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या, दिक्कत क्या फेस कर रहा है हमारा क्लाइंट, और तभी आप सॉल्यूशन दे पाओगे। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है पता है आपको? आपको सॉल्यूशन पता होता है, आपको सॉल्यूशन पता होता है कि हाँ मेरे को पता है कि एमएल कैसे काम कर रहा है, आपका आपका डीप लर्निंग कैसे काम कर रहा है, एनएलपी कैसे काम कर रहा है, ये आपको पता है। लेकिन आपको ना प्रॉब्लम क्या है रियल इंडस्ट्री में, प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता नहीं होता है। और यही रीजन है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपका प्रोजेक्ट आप बना नहीं पाते हो इजीली, बरोबर। मेक सेंस? मेक सेंस, बरोबर। तो अभी अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ले इजीली, प्रॉब्लम को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले, तो हम सॉल्यूशन दे सकते हैं अच्छे से, हम सॉल्यूशन दे सकते हैं अच्छे से, बरोबर। तो अभी प्रॉब्लम किस तरीके से होते हैं इंडस्ट्री में और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जो मेरे नाना जी हुआ करते थे, वो मेरे नाना जी अभी इस दुनिया में नहीं है, वो शांत हो चुके हैं। तो मेरे जो नाना जी थे वो मुनिम जी का काम करते थे, अकाउंटिंग का काम करते थे। तो एक हमारे इधर तरतड़ा साइड में एक पहले इंडस्ट्री था, जमीन फैक्ट्री। तो उस फैक्ट्री में मेरे नाना जी जो थे वो मुनिम का काम करते थे। तो बेसिकली वो क्या करते थे कि वो बही खाता होता, तो जो वो रेड कलर के पहले बुक होते थे बड़े बड़े, आपको देखा होगा, तो वो पूरा करते काम। तो वो क्या करते थे कि भाई कितना कितना कपास आया, कितना कपास गया, कितने मजदूरों ने काम किया, ये सारा उसका हिसाब किताब रखते थे। तो अभी क्या होता है, वो जो बिजनेस था वो क्या था कि एक सिटी में ही वो लोकेटेड था, एक सिटी में ही काम कर रहा था। लेकिन अभी अभी आज की जो बिजनेस देखोगे आप, तो क्या हो रहा है, एक सिटी में नहीं तो वो मल्टीपल सिटीज में जा रहे हैं, मल्टीपल सिटीज में नहीं तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी मूव हो रहे हैं। यानी कि बिजनेस जो है आपका बड़ा बड़ा बिजनेस होने जा रहा है, कोई कोई बिजनेस बड़ा बड़ा बिजनेस होता है। तो जो अकाउंटिंग है अभी वो मैनुअली आप नहीं कर सकते, है ना। तो जो आज तक कोई आपदा में निकले, अभी उन्होंने क्या सोचा कि हाँ यहाँ पे अभी एक बिजनेस आइडिया बन सकता है, यहाँ पे बिजनेस हो सकता है। उन्होंने क्या, उन्होंने अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आप जो देख रहे हो टैली, मार्जी करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो इतने सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं मार्केट में अभी, तो स्पीडअप हो गया आपका प्रोसेस, है ना। ये आपका जो कन्वर्सेशनल वे ऑफ डूइंग था वो टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें टाइम लग रहा था, उसमें एरर की गुंजाइश थी। अभी आप सिंगल क्लिक आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंगल क्लिक आप देख सकते हो आपका इन्वेंटरी कितना है, सिंगल क्लिक देख सकते हो आपका वेजेस कितना जा रहा है एम्प्लॉय को, ये सारा का सारा आप देख सकते हो बाय सिंगल क्लिक, है ना। तो समझे मेरी बात की कैसा कैसा सोल्यूशन निकल रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये तो आपने अलग ही सोल्यूशन बताया, इसमें तो कहीं नहीं अपना डेटा साइंस दिख नहीं रहा है, कहीं मशीन लर्निंग दिख नहीं रहा है, आपका एनएलपी दिख रहा है, डीएल दिख रहा है हमारा। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल मशीन लर्निंग के ऊपर देते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे सीएम पे वगैरह आएंगे। तो अभी कैसे रियल प्रॉब्लम होते हैं और कैसे आपका जो सॉल्यूशन आप देते हो वो उसका एग्जांपल देता हूं। अभी एग्जांपल लीजिए कि एक कंपनी है या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या करती है, नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है।
नट एंड बोल्ट। हाँ, अभी नट एंड बोल्ट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप सभी को नट एंड बोल्ट पता होता है ना, सभी को पता है राइट। तो अभी नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, बरोबर। तो अभी वो क्या करी थी, बेसिकली वो क्या करती है, जो नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है उनके कुछ कस्टमर है उनको सप्लाई करते हैं, बरोबर। तो अभी एक दिन में उनका जो मास प्रोडक्शन होता है वो समझो 1 लाख नट एंड बोल्ट का होता है, और वो बेसिकली 4 बैचेस में काम करते हैं, है ना, 4 शिफ्ट में काम करते हैं, 4 बैचेस में काम करते हैं। तो हर एक बैच में आपके 25,000 नट एंड बोल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी उनका ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के होते क्या करते हैं, जो भी बैच मैन्युफैक्चर होती है उसमें से रैंडम सैंपल करते हैं, वो रैंडम सैंपलिंग करते हैं, और रैंडम सैंपलिंग करके क्या करते हैं वो क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट को चेक करते हैं कि भाई सच में विद इन दी रेंज, विद इन दी डायमेंशन आपके नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर हो रहे कि नहीं। तो आपके कुछ लोग होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे होते हैं वहां पे, वो चेक करते जाते हैं प्रोडक्ट वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये उनका कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग है, या क्वालिटी को चेक करना। अभी क्या हुआ कि उनका जो भी कस्टमर थे वहां से कंप्लेन आना स्टार्ट हो गई कि जो आपके नट एंड बोल्ट है वो मैच ही नहीं होते एक दूसरे के साथ में, किसी को नट नहीं लग रहा है तो किसी को बोल्ट नहीं लग रहा है, इस तरीके से चीजें होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले डिपार्टमेंट वाले लोग थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो 2% रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है बैच को चेक करने के लिए। हो सकता है 98% जो आप छोड़ दे रहे हो उसमें एरर हो, उसमें प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, बरोबर। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि 25,000 जो आपके नट एंड बोल्ट है उसको एक दिन में चेक करना, पॉसिबल नहीं, बरोबर। तो अभी क्या हुआ, ये प्रॉब्लम लेके आपके पास में आपका क्लाइंट आता है ना। आपका क्लाइंट बोलता है कि जो मैन्युफैक्चर का जो नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर करता है आपका क्लाइंट है, वो एक क्लाइंट आपके पास में आता है और आपको बोलता है कि मुझे सोल्यूशन बना के दीजिए, मुझे चीजों को ऑटोमेट करके दीजिए, सो दैट मैं मेरा जो प्रोसेस है उसको अच्छे से मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं, और मेरा जो कस्टमर जो मुझे फीडबैक है कस्टमर का उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं, उसको और अच्छा कर सकूं, कस्टमर जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको मैं अच्छे से बढ़ा सकूं। तो क्या सोल्यूशन है, तो मुझे बताइए अभी इसका क्या सोल्यूशन है। ये आपका इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। अभी एज ए डेटा साइंटिस्ट आप क्या सोल्यूशन दोगे इस पर, क्या लगता है आपको? ये आपको सिनेरियो बता दिया मैंने, सोचो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने क्या बोला कि क्यों ना हम रियल डेटा को कैप्चर करें। जो रियल डेटा मतलब कि जो ऑनगोइंग प्रोडक्ट बन रहा है, ऑनगोइंग प्रोडक्ट जो बन रहा है उससे रियल टाइम डेटा, उसको लेकर रियल टाइम डेटा में कैप्चर करूँ। तो रियल टाइम डेटा कैप्चर करने के लिए क्या करूँ, मैंने वहां पर सेंसर लगा दिया अभी। और मैंने क्या किया, सेंसर लगा दिया। जो पहले आपका मैनुअली काम हो रहा था, इंस्ट्रूमेंट को ना वर्नियर कैलिपर जो भी आपके उनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो लेके बैठ रहे थे, वो चेक कर रहे थे, अभी वो रिप्लेस कर दिया। मैंने क्या बोला कि नहीं, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे सेंसर लगा दो। तो आपको पता है ऐसे बहुत सारे सेंसर होते हैं जो ऑटोमेटिकली सारा मेजर करते हैं डायमेंशन, बरोबर। तो वहाँ पर सेंसर लगा दिया। अभी वो सेंसर का जो डेटा है मेरा, मैं सर्वर पे जाके सेव कर लूँ। मैंने एक सर्वर बनाया, वहाँ पे सर्वर पे जाके सेव होता है। अभी मैंने क्या बोला कि ठीक है, मेरे पास में रियल टाइम डेटा आ रहा है, अभी रियल टाइम डेटा पे मुझे कुछ ना कुछ चेक करने वाला कुछ सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना इसमें मैं एमएल का एक मॉडल बैठा दूं। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास में उनके पास में रूल्स थे, वो रूल बुक था उनके पास में। रूल बुक में क्या था कि सारे के सारे रूल्स लिखे हुए थे कि ऐसे ऐसे डायमेंशन आते हैं तो ये ऐसा ऐसा टारगेट यानी कि चेक कर उसको पास करना है, ऐसे ऐसे डायमेंशन आते हैं तो उसको रिजेक्ट करना है। तो ये जो लर्निंग था उनका, वो लर्निंग मैंने क्या किया, मैंने पिछले 5 साल का डेटा उठाया, उनका जो एक्सपीरियंस था पिछले 5 साल का वो उठाया मैंने, उसके बेसिस पे मॉडल को बिल्ड कर लिया मैंने। तो मेरे फीचर मैंने कैसे लिया, फीचर मैंने जो भी डायमेंशन थे मेरे नट एंड बोल्ट के वो डायमेंशन मैंने एज ए फीचर ले लिया, और उसको मैंने क्या किया, मेरे मॉडल को मैंने बैठा दिया, मैंने उसकी मॉडल को बैठा दिया, और मैंने क्या किया, उस पर मेरे मॉडल को ट्रेन कर दिया। अभी क्या होगा, जो रियल टाइम डेटा मेरा जो सेव हो रहा है सर्वर पे, मैं वो पास करूंगा मेरे एमएल के थ्रू, और मेरा एमएल क्या करेगा, अभी डिसीजन लेगा कि कौन से प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को
पास करना है। बन गया सोल्यूशन? हाँ या ना? बन गया सोल्यूशन? Yes. बरोबर। किससे आपका इस तरीके से आपका क्या होता है, ये इस तरीके से आपका जो रियल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपने हमेशा नोटिस करना है कि आपने ये बात ध्यान में रखना है कि हमेशा कि आप दो टाइप के सॉल्यूशन दे रहे हो। बेसिकली एक तो आप चीजों को ऑटोमेट कर रहे हो, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आप इंप्रूव कर रहे हो। अभी मैं जो प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मेरा रियल प्रोजेक्ट है। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं काम एक्चुअली मैं उस पर CI/CD पे काम कर रहा हूँ। अभी ऑलरेडी मैं उस पर काम कर चुका हूँ। तो ये आपको रियल प्रोजेक्ट बताता हूँ कि मैं कैसे रियल प्रोजेक्ट होते हैं इंडस्ट्री के। ठीक है, तो अभी ये ऑटोमेशन वाला तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल लेके। अभी ये प्रोसेस को इंप्रूव करने वाला प्रोजेक्ट कैसे बनता है उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रियल प्रोजेक्ट है ये किसी ने चिपकाना नहीं है उनके रिज्यूमे में। ऑलरेडी मैं बहुत पहले इसको बता चुका हूँ, तो ये अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है। ठीक है, और पहली बात तो रियल टाइम प्रोजेक्ट है, मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, तो मैं किसी ने भी प्रोजेक्ट चिपका रहा नहीं। ठीक है, हाँ, तो अब ये प्रोजेक्ट हम पे मैंने बेसिकली काम किस तरीके से करा। तो बेसिकली अभी मैं जिस मैं बेसिकली हेल्थ केयर डोमेन में काम करता हूँ। तो मेरा जो कंपनी है बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है आपकी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो बेसिकली उनको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना। हमारा जो मुझे 99% का हमारा हेल्थ केयर डोमेन में ही है, ऐसे समझो 99%। ठीक है, और हमारा जो क्लाइंट है उनके साथ में 20-20, 30-30 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है हमने, है ना। इतने पुराने क्लाइंट है हमारे साथ जो जुड़े हुए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो समझो एक XYZ पेशेंट है, उसने क्या किया, उसने मेडिकल क्लेम किया, उसने, है ना, उसने समझो $1000 का क्लेम किया। तो अभी क्या है कि जो उसने $1000 का क्लेम किया है, अभी जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करना है, उसको पे करना हॉस्पिटल को, बरोबर, $1000। लेकिन मुझे बताओ ऐसी कोई पे कर देना कि $1000 नहीं, वो क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो चेक करेगी पूरी इन्फॉर्मेशन और जो पेशेंट ने क्लेम किया है सच में उसने इंश्योरेंस लेके रखा था या नहीं रखा था, उसका ड्यूरेशन क्या था, जो भी इंश्योरेंस लेकर रखा है, पॉलिसी लेकर, उसका ड्यूरेशन क्या था, ड्यूरेशन ठीक वो पॉलिसी है कि नहीं है। उसके अंदर जो हॉस्पिटल पैसा मांग रहा है $1000 का, उसने सच में उतना सर्विसेज प्रोवाइड किए कि नहीं किए पेशेंट को, जो ड्रग्स लगाए वो सच में बरोबर लगाए कि लगाए है कि नहीं लगाए, है ना, ये सारा वो चेक करना होता है। तो उसको बोलते हैं क्लेम ऑडिट करना, है ना। ये जो चेकिंग वाला काम होता है उसको बोलते हैं क्लेम ऑडिट करना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्लेम ऑडिट करेगा काम होता है ये भी हमारी कंपनी ही करती है, ये हमारी कंपनी ही करती है उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो समझो अभी एक दिन में समझो 5 लाख क्लेम कर रहा है, ठीक है, 5 लाख लोग क्लेम कर रहे हैं एक दिन में, इतना इससे भी ज्यादा काउंट होता है। ठीक है, मैं 5 लाख ही बता रहा हूँ, 5 लाख हो रहा है। तो मुझे बताओ 5 लाख क्लेम को चेक करना पॉसिबल है क्या मैन्युअली? ऑडिट करना पॉसिबल है मैन्युअली 5 लाख क्लेम? No. नो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूल बेस्ड इंजन, जो हमारा क्लाइंट है उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक रूल बेस्ड इंजन बैठा के रखा हुआ है ना, रूल बेस्ड इंजन। तो रूल बेस्ड इंजन क्या करता है, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग रूल बनाया। उनका एक रूल, उनका एक रूल कैसा है कि अगर समझो $1000 के नीचे है कोई क्लेम, तो वो जो प्रोवाइडर मांग रहा है उसका पैसा उसको दे दो। क्योंकि अगर समझो कोई क्लेम उसको ऑडिट करना है तो उसको समझो $200 का खर्चा आ रहा है, और अगर कोई पेशेंट $200 का अगर मांग रहा है क्लेम, तो मुझे बताओ उसको क्यों ऑडिट करेगा, कि खर्चे उतना आ रहा है उसको ऑडिटिंग का, तो क्यों करे उसको ऑडिट। तो वो क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। यानी कि उन्होंने थ्रेशोल्ड लगा के रखा हुआ है कि अगर $1000 के नीचे है तो पैसा, जो पैसा मांगता है दे दो प्रोवाइडर को, 1000 के ऊपर उसको ये करना है। तो ऐसे बहुत सारे रूल बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग रूल होते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या करता है, रूल बेस्ड इंजन क्या करता है, ये फिगर आउट करता है आपके हाई डॉलर क्लेम को और लो डॉलर क्लेम में। तो जो हाई डॉलर क्लेम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 5 लाख क्लेम अभी हुए एक दिन में, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे हाई डॉलर क्लेम रहेंगे। तो वो क्या करेगा, समझो 1 लाख क्लेम अभी वो हाई डॉलर को उसने निकाला है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 लाख जो मेरे क्लेम है वो उन्होंने से फिगर आउट कर दिया। अभी ये जो 1 लाख क्लेम होते हैं, अभी ये 1 लाख क्लेम आते हैं हमारे पास ऑडिट के लिए। तो हमारे पास में एक प्रोडक्शन टीम होता है, प्रोडक्शन टीम क्या करती है, ये 1 लाख क्लेम को ऑडिट करती है। तो बहुत बड़ा टीम है हमारे पास, बहुत कम से कम 5 से 6 हजार लोग एट ए टाइम काम करते हैं वहाँ पे ऑडिट करने के लिए। ठीक है, इतना बड़ा टीम होता है। तो अभी
ये टीम क्या करती है, ये 1 लाख क्लेम को ऑडिट करती है। तो अभी इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर में एक ऑडिट टीम होती है, ऑडिट टॉप ऑफ प्रोडक्शन टीम, एक ऑडिट टीम काम कर रही होती है। तो ऑडिट टीम का काम क्या होता है बेसिकली कि इंश्योर करना कि प्रोडक्शन टीम सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो क्या करती है, 1 लाख क्लेम का रैंडम सैंपलिंग करके 2% का क्लेम पिकअप करती है और उसको फिर से ऑडिट करती है और चेक करती है कि भी सच में प्रोडक्शन टीम काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये जो ऑडिट टीम होती है, ये जब 2% का क्लेम उठाती है रैंडमली और चेक करती है, तो उसको 5% का एरर रेट मिलता है वहां पे। उसको हम हिट रेट बोलते हैं, फिर एरर रेट बोलिए, एरर रेट 5% का एरर रेट। इसका मतलब 100 क्लेम जब ऑडिट होते हैं तो 5 क्लेम एरर वाले निकलते हैं, 5 क्लेम एरर वाले निकलते हैं। बाद में क्या होता है कि ये जो एरर वाले क्लेम है, ये आपके प्रोडक्शन टीम के जो मैनेजर होता है, जो मैनेज करता है, वहां पे जाता है और उसको बोलते हैं कि ऐसे गलतियां कर रहे थे। तो क्या अगर प्रोडक्शन टीम के जो लोग हैं उनको इम्प्रूव कर, उनको एजुकेशन दे कि भी ऐसे से गलतियां मत करो, ऐसे गलतियां मत करो। तो ये बेसिकली इस तरीके से ये काम करता है पूरा सिस्टम। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा रोल मैंने किस तरीके से क्लिक किया, मैंने क्या बोला कि ठीक है आप क्या करो, रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो ना, एक काम करो, रैंडम सैंपलिंग मत करो, आप क्या करो, जो भी प्रोडक्शन का डेटा है पूरा का पूरा मेरे मॉडल के थ्रू पास करो। अब मेरा मॉडल आपको सजेस्ट करेगा कि कितने क्लेम ऑडिट करना है और उन क्लेम को ऑडिट करो, तो देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। और मैंने क्या किया, मैंने सेम सिस्टम अप्लाई किया और मेरा हिट रेट जो आ रहा है मॉडल का वो आ रहा है 10%। यानी कि इसका मतलब मैं एडिशनल 5% का एड ऑन कर रहा हूँ मेरे एरर रेट में बाय यूजिंग द मॉडल। समझे मेरी बात? तो मैंने क्या किया, मैंने हिट रेट को बढ़ा दिया, मेरा एरर रेट को बढ़ा दिया। मैंने पहले 5% अभी 10% आ रहा है, तो मैंने प्रोसेस को इंप्रूव कर दिया, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। हाय है ना? Yes, sir. हाय है ना? समझो, यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम इस तरीके से, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चीजों को ऑटोमेट किया कि नहीं, मैंने क्या किया, मैंने इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं मेरे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो आपके करोगे चीजों को ऑटोमेट करोगे, दूसरा आपका करोगे इंप्रूव करोगे। अभी मैं आपको एक अगर रियल टाइम एग्जांपल दूं, तो सभी को पता है ऑटो पायलट मोड होता है एरोप्लेन में, Yes, sir. एरोप्लेन में ऑटो पायलट। तो ये जो ऑटो पायलट मोड होता है, अगर आप आज से 20 साल 10 साल पहले देखते थे तो ये ऑटो पायलट मोड इतना नहीं था मार्केट में, इतना यूज नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि जो जब पायलट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो 18 घंटा 20 घंटे का कंटिन्यू जर्नी हो रहा है, तो वो जो पायलट होता है वो भी तो इंसान है, उसको भी तो खाना पानी सोना थोड़ा सा जो भी है, सोते तो नहीं है, पावर नैप लेते समझो 10 मिनट का, तो ये जरूरी है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब पायलट समझो अपनी जगह शुरू के लिए जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि ऑटो पायलट मोड पे डाल देते हैं एरोप्लेन को, ऑटो पायलट मोड पे डाल देते हैं एरोप्लेन को। तो बेसिकली क्या है कि जो आपका ऑटो पायलट मोड होता है वो क्या करता है, रियल टाइम डेटा को कैप्चर करता है और वो रियल टाइम डेटा के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि क्या रखना चाहिए, इंजन का स्पीड क्या रखना चाहिए, क्या जो भी है ना। अब इतना मुझे डिटेल पता नहीं है, लेकिन जो भी करना होता है वो पूरा आपका ऑटो पायलट मोड ही करता है। तो इस अभी ऑटो पायलट मोड की वजह से क्या होगा कि जो आपका जो पायलट है वो अभी क्या कर सकता है, कॉफी दे सकता है, वो थोड़ा सा 10 मिनट आंखें बंद कर सकता है ना, जो भी उसको समझो कोई जाना है ना टॉयलेट वाइट करने के लिए, तो वो जा सकता है। तो ये दिक्कत नहीं है अभी, है ये दिक्कत नहीं आ रही। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे मैंने प्रोसेस को इंप्रूव कर दिया ना। मैंने कहा मैंने पायलट को रिप्लेस किया है कि नहीं, पायलट को भी मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अभी हमारे जो एआई इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सके, लेकिन मैं चीजों को क्या कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ एआई की मदद से। और बेसिकली अभी उसी पे काम हो रहा है। जो मैक्सिमम सोल्यूशन आपके निकलेंगे वो इंप्रूवमेंट वाले आपको देखने को मिलेंगे। आप जब भी कोई इंडस्ट्री में जाओगे, आप जब रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो आपको इंप्रूवमेंट करने वाला प्रोजेक्ट ही मिलेगा आपको, कि आप इंप्रूव कर रहे हो। ऑटोमेट करने वाला भी मिलेगा आपको नो डाउट, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी कम रहेगा आपका, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा इंप्रूवमेंट वाला। समझे मेरी बात? तो अभी अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम लिस्ट आउट करके रखे हुए, इसी में से किसी का सॉल्यूशन आप दे रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए, ये हो गया कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग था, उसको ऑटोमेट करते हो आप एमएल की मदद से, ये भी देख लिया। अभी ड्रॉबैक ऑफ कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग क्या है? कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग मतलब इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं, तो ये तो पहला क्या है, जो भी वो कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग कर रहे थे वो टाइम कंज्यूमिंग था,
है ना, उसको मोर मैन पावर रिक्वायर्ड लग रहा था, फॉर सम टास्क स्किल पर्सन लगता है, ह्यूमन इंटरवेंशन होता है और डिले टेकिंग डिसीजन। तो बेसिकली इन्हीं में से किसी का सॉल्यूशन आप दे रहे होते हो। जब भी आप एमएल का मॉडल बिल्ड करते हो या फिर कुछ आप सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इन्हीं में से किसी का एक का प्रॉब्लम, एक का सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो। अभी जो हमारा नट एंड बोल्ट का एग्जांपल अगर हम ले, तो नट एंड बोल्ट में एग्जांपल क्या था कि टाइम कंज्यूमिंग था प्रोसेस, है ना, मैन्युअली वो चेक करते सब सारी चीजें। उसका में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट था, उसमें मैन पावर लग रहा था वो चीज करने के लिए। उसका में अब हर कोई बंदा वो काम नहीं कर सकता ना, जिसको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज है, जिसको मेजर करते आता है, नट एंड बोल्ट मेजर करते आएंगे, वही पर्सन काम कर सकेंगे। तो स्किल मैन पावर लग रहा था वहाँ पे, ह्यूमन इंटरवेंशन आ रहा था। समझे एक आधा वर्कर है, उसका उसकी बीवी के सामने झगड़ा हो गया आज, और वो उसका काम ही नहीं, काम करने में मन ही लग नहीं रहा है, तो कैसे काम करेगा उसको उसको पता। तो वहाँ पे एरर आ सकते हैं, ह्यूमन एरर आ सकते हैं। उसका में अभी क्या था कि डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था, पहले वो सब मेजर कर रहे थे, बाद में वो रूल बुक में देख रहे थे कि डायमेंशन क्या है, हाँ विदिन ओके ये डायमेंशन आ रहा है, ठीक है ये रेंज में बैठता है तो सही है, ठीक है, उसको पास कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, तो बेसिकली आपने क्या किया, एक सोल्यूशन आपने बनाया, उस सारे के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया आपने। तो हमेशा आपको याद रखना कि जो भी आपका सॉल्यूशन आप बनाओगे, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओगे, जो भी आप करोगे, अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर वो सॉल्यूशन इनमें से किसी एक, दो या तीन का सॉल्यूशन दे रहा है, दैट इज योर प्रोजेक्ट। अभी ये दिमाग में से निकाल लो कि कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहने वाला है, कौन सा ये। बहुत से मुझे पिंग करते हैं कि सर कौन सा रियल टाइम प्रोजेक्ट है सर, इसमें से कोई लगा सकता हूँ क्या मैं? ऐसा कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। अगर आपके क्लाइंट को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है उस चीज से, अब आपका प्रोजेक्ट, अब वो दिमाग में से निकाल लो कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कौन से होते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक थप्पा लगा नहीं होता है उसमें कि यही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, नहीं ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंप्रूव कर रहे हो, कोई आपका क्लाइंट है जिसके बिजनेस को आप इंप्रूव कर रहे हो, उसको 2 पैसे का फायदा हो रहा है आपके सोल्यूशन से, दैट इज योर सोल्यूशन, दैट इज योर सोल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात? दिमाग में से निकाल दो अभी, समझ रहे हो बात को मेरे? सर हाँ बोलिए। हेलो सर, एक्चुअली कभी कभी कैसे होता है कि अगर मैं अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूँ तो सामने वाला पर्सन डायरेक्टली बोल देता है कि आई डोंट थिंक सो इट्स इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड मतलब वो सीरियसली बोल देते हैं कि ये तो कैगल पे भी मिल जाएगा और आप हाँ। वहां से भी कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स योर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। लाइक लिटरली मुझे 2-3 लोगों ने सीरियसली मुंह पे ही बोल दिया है। कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हो? लाइक चर्न प्रिडिक्शन, बैंक चर्न प्रिडिक्शन करके प्रोजेक्ट है। ये आपको बताओगे मैं बैंकिंग डोमेन में अगर आप वो चंक प्रेडिक्शन, वो क्रेडिट का स्कोर जो भी है ना, वो फ्रॉड डिटेक्शन, या प्रोजेक्ट लगाओगे ना, ये प्रोजेक्ट इतने लग चुके हैं, तो कैगल में भरमार करके प्रोजेक्ट है। तो ऐसे प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेंगे अभी, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेंगे। जो मैंने आपको नट एंड बोल्ट वाला एग्जांपल दिया, ये कभी कभी सुना आपने कैगल पे है? कभी है क्या कैगल पे? कभी डेटा मिलेगा कैगल पे ऐसे? तो नहीं आपको ना कुछ तो भी अलग सोचना पड़ेगा अभी, ये जरूरत है। क्योंकि पता है क्या आपको, देखिए आपको बताता हूँ मैं, अपने इंडिया में ना वो एक बहुत चीजें होती है कि एक के पीछे पड़ गए तो सारा लोग एक के पीछे पड़ जाते हैं, है ना, ये ऐसा होता है ना। यस एक किसी बंदे को इतना ट्रोल करे, वो बंदा देश छोड़ के चल जाएगा। एक आधा सेलिब्रिटी को इतना ट्रोल करेंगे कि वो बेचारा देश छोड़ के चल जाएगा अभी, इतना ऐसा होता है। तो ये ना, ये वो शीप वाला है ना, शीप भेड़ बकरे वाला, वो सीधा नहीं चलता है। तो ना इसमें डेटा साइंस में इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं कि वो रिपीट हो के प्रोजेक्ट वो भी लगाते जाते हैं। और देखिए डेटा साइंस में वही बंदा टिकता है जिसमें स्किल है, जिसमें इमेजिनेशन पावर है, जिसमें सच में उसको डेटा विजुअलाइज करता रहा, इमेजिन करते आ रहा है प्रोजेक्ट को, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को। जब भी आप अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब आप जब काम करोगे इंडस्ट्री में, तो आपको ना चीजों को समझना बहुत जल्दी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं इंडस्ट्री में गया था, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ में आया था, लेकिन मुझे ना मेरा ना इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा। तो मैं चीजों को पकड़ते जा रहा था धीरे धीरे, हाँ ओके ऐसा हो रहा है, ओके ऑडिटिंग ऐसा होता है, ऐसा ऐसे अलग अलग ऑडिटर होते हैं, ऐसे आपके डीसीएस के कोड होते हैं। तो मैंने क्या खुद देखो, मेरा खुद का इमेजिनेशन पावर और मेरे खुद के एफर्ट्स, इससे मैंने जल्दी सीखते गया चीजों। तो हर कोई, आपको क्या लगता है इतना डेटा साइंस में अप्लाई कर हर किसी को जॉब मिलता है क्या? नहीं। आपको लगता है यूनिवर्सिटी में 120 स्टूडेंट आते हैं, सभी को जॉब मिलता है क्या? एक बैच में 100 स्टूडेंट होता है, ये रियलिटी है। मेरा काम है रियलिटी आपको बताना।
और मैं वो फैकल्टी में से नहीं हूँ मैं कि जो आपको कुछ बोलूँ, नहीं, मेरा काम है रियलिटी बताना आपको, और रियलिटी है कि 100 स्टूडेंट में से सिर्फ ऐसे स्टूडेंट 20-30% स्टूडेंट रहेंगे जिसको जॉब मिलेगा। देखिए रेशो बढ़ सकता है, लेकिन रेशो कब बढ़ेगा, जब टैलेंट रहेगा आप लोगों में तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वेलोसिटी में आ गए तो बस आपका ये मानसिकता होगी भाई नहीं मुझे जॉब लगनी ही चाहिए क्योंकि मैंने तो पैसे पे किया। अरे पैसे पे किए लेकिन आपका टैलेंट तो होना चाहिए इतना, आपके तो उतने एफर्ट्स लेने की एबिलिटी तो होना चाहिए, आपका उतना इमेजिनेशन पावर होना चाहिए, आपको उतना डेटा को समझते आना चाहिए कि क्या है बेसिकली। क्लाइंट मीटिंग में आपको क्लाइंट क्या बोल रहा है समझ में आना चाहिए आपको, बेसिकली बिजनेस टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए किस डोमेन में काम कर रहा है। आप जब हेल्थ केयर डोमेन में आओगे ना आपको समझेगा कि क्या बिजनेस की टर्मिनोलॉजी होती है, सब अलग अलग होता है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ पे, समझ रहे हो। मैनेजर अलग अलग वर्ड यूज करते रहता है बोलने के लिए, वो आपको समझना होता है, आपको गूगल करना होता है कि ओके ये वर्ड अगर मैनेजर ये बोला तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग है। इतने एफर्ट आपको लेने होते हैं, तो हर कोई इतने एफर्ट नहीं ले सकता, लिटरली आपको बताता हूँ, समझे मेरी बात, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई ये काम कर सकता है, समझे मेरी बात, हर कोई ये काम नहीं कर सकता लेकिन हर कोई बंदा ये काम कर सकता है अगर वो एफर्ट लेता है तो, अगर वो एफर्ट लेता है, अगर वो खुद को इम्प्रूव करता है तो कर सकता है। और हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, हमारा काम है आपको हेल्प करना, लेकिन आपको रियल हेल्प तभी होंगी जब आप हमारी हेल्प कर ले रहे हो, साथ में आप खुद को भी हेल्प कर रहे हो, समझे मेरी बात, तभी वो काम आपका वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। जो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल चल मॉडलिंग आपने लगाया, आपने बैंकिंग डोमेन लगाया, आप उसको एक काम करो ना, अलग कंपनी में अप्लाई करो ना, बैंकिंग भी अप्लाई कर लो। चल मॉडलिंग कैसे बैंक के लिए बना हुआ है क्या, ठप्पा उसी का, चल मॉडलिंग का ठप्पा बैंक पे लगा हुआ है क्या, आप दूसरी कंपनी में उठा सकते हो, समझे, मोबाइल कंपनी उठा लीजिए आप खाता कि कौन सा, जैसे अभी चल मॉडलिंग आपको दे दो, एक काम करो ना, एक समझो आपके इसमें 3-4 प्लान है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, समझो जियो के आपके 3-4 प्लान है, आप क्या कर रहे हो, एक प्लान से दूसरे प्लान पे आपका बंदा जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि बंदा क्यों जा रहा है, क्यों टर्न वो एक प्लान से दूसरे प्लान पे जा रहा है, क्यों जर्नल करके जा रहा है, उसका रेशो क्या है। फॉर एग्जाम्पल 100 कस्टमर है जो एक XYZ प्लान यूज कर रहे हैं, 100 कस्टमर में से 50% लोग दूसरे प्लान पे शिफ्ट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लान हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो दमदार नहीं है, और वो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आ रही है, तो आप वैसा बना सकते हो चल मॉडल, थोड़ा सा अलग इमेजिन कीजिए तो ही आपका वो चीज काम में आएगी। अगर तो हाँ बोलिए। सर और वो अगर मतलब मुझे डीप लर्निंग का लगाना है प्रोजेक्ट, लाइक कोई बोलता नहीं कि कोई डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लगाओ, लेकिन है ना सर डिमांड बहुत है कि अगर आप कॉल उठाओ तो वो पूछते हैं कि आपको 1-1.5 या 2 साल का डीप लर्निंग में एक्सपीरियंस है क्या। लेकिन वो ऐसे बोलते नहीं कि मतलब हैंड्स ऑन वालों को ही लेते हैं वो, ऐसे मतलब नॉलेज है लाइक इन हाउस प्रोजेक्ट है उसको, मतलब वो बोलते ही नहीं कि कॉल शेड्यूल होता नहीं उसके लिए। तो डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये बड़ा बहुत मतलब उसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, डेटा से। या आप कितने साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हो, 100 आप, अच्छा आपको किसने बोला कि डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लगाना नहीं आपको, किसने बोला आपको? नहीं ऐसे किसी ने बोला नहीं, लेकिन मतलब किसी ने बोला नहीं, लेकिन NLP और ML का ही प्रोजेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया गया, तो इसीलिए। लेकिन अब तो मार्केट की डिमांड अलग चल रही है, तो कभी कभी डीप लर्निंग के भी मुझे कॉल्स आते हैं, तो मैं उसमें मतलब बता नहीं सकती डेफिनेटली